कंप्यूटर। ठीक है, तो हमने पिछली दफ़ा जो एंड किया था लेक्चर वो इस पॉइंट पे कहीं एंड किया था और हमने ट्रांसफ़र फंक्शन बना लिया था और जो इम्पैक्ट होता है कि आपके पास फोर्स रिस्पॉन्स होता है, एक फ्री रिस्पॉन्स होता है। ये सब बातें डिस्कस मैंने कर ली थी। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर यहाँ मतलब ये तो 5 सितंबर की डेट डली हुई है पिछली दफ़ा की। प्रोबेबली आप लोगों को स्क्रीन यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रही है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। टुडे इज 12 सितंबर। हमने ये बात कही थी आखिरी बात, जो यहाँ पे इस तरह शेयर नहीं लिखी हुई है, कि टोटल रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम, ये आपके पास उसका नेचुरल रिस्पॉन्स प्लस द फोर्स्ड रिस्पॉन्स है। और नेचुरल रिस्पॉन्स फ्री रिस्पॉन्स भी कहलाता है। और ये जो आपके पास रिस्पॉन्स है ये इनिशियल कंडीशंस की वजह से, और ये रिस्पॉन्स आपके पास जो है ये इनपुट की वजह से। हम जो ट्रांसफ़र फंक्शन की बात करते हैं, वो फोर्स रिस्पॉन्स होता है सिस्टम का। दिस इज द ट्रांसफ़र फंक्शन पार्ट। हम इसको कैंसिल कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं कि ये ज़ीरो है। जो हमारे पास नेचुरल रिस्पॉन्स मतलब ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस वी अज्यूम दैट इज ज़ीरो। तो ये सब बातें भी हो चुकी थी। और अब यहाँ पे एक सिंपल सिस्टम है, इसको आप देखें। इसके अंदर फॉर दिस इनपुट आई एम गेटिंग दिस आउटपुट, और वो कहता है कि जी ये जो आपके पास आउटपुट आ गया करंट का, यू हैव टू ट्रांसफर दिस बैक इनटू टाइम डोमेन। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन, एस डोमेन के अंदर यू टेक लैप्लास इनवर्स एंड यू गेट दिस थिंग IT, मतलब करंट है। फिर उसने कुछ इनिशियल कंडीशन यहाँ पे ली हैं, और गौर से यहाँ पे देखो उसने इनिशियल कंडीशन ज़ीरो कर दी हैं। ठीक है, इनिशियल कंडीशन ज़ीरो करने का मतलब यही है कि आपके पास ये जो रिस्पॉन्स ड्यू टू द इनिशियल कंडीशंस है, या जिसको हम यहाँ पे फ्री रिस्पॉन्स कह रहे हैं, हम उसको ज़ीरो अज्यूम कर रहे हैं। और फिर हम सिस्टम के अंदर इनपुट अप्लाई करते हैं। दिस इज द इनपुट, स्टेप इनपुट, और वी लुक एट द आउटपुट। ठीक है, तो वो जो हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास यहाँ पर प्लॉटेड है। वो कहता है कि जी इफ माय इनपुट इज द स्टेप इनपुट, दैट इज this one, this is ut for t, this is time, this is 0 for all time t greater than 0। ठीक है, तो ये आपके पास इनपुट है। वो कहते हैं इस पे आउटपुट क्या है। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये आपने सॉल्व किया, मतलब ये जो लेप्लास हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन था, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास ये था, और ये मेरे पास जो है ना इनपुट है। दिस इज द इनपुट। तो इनपुट मेरे पास वो मैंने मल्टीप्लाई किया, बाकी C, L और R की वैल्यूज़ पिछली स्लाइड से मैंने इसमें इंसर्ट कर दी, और मेरे पास अल्टीमेटली जो बना है दैट इज़ दिस वन, और विच इज़ 1/s+1 होल स्क्वायर। अब अंडर ग्रेड में तो हम पूरा इनवर्स लैप्लास लेना, पूरा पार्शियल फ्रैक्शन से सिखाते हैं, उसके केसेस होते हैं मल्टीपल, सारे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैटलैब अलाउड है और उसमें कोई मसला नहीं है, यू जस्ट टेक आई लैप्लास। ये कमांड्स आगे लिखी हुई हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने मैटलैब पहले यूज़ नहीं किया है, जिनको आइडिया नहीं इस चीज़ का। You use I Laplace and you get this thing। ये आपके पास आउटपुट है। This is the current in the circuit। तो मैं ये चाह रहा था डिटरमिन करना कि भाई मेरे सर्किट में कितना करंट है। If my input is a step input, इनपुट मेरे पास जो है ना ये स्टेप इनपुट में वोल्टेज है कि ये कांस्टेंट वोल्टेज मैंने सप्लाई किया है, DC वोल्टेज सप्लाई किया है, और मेरे सर्किट में आउटपुट क्या आ रहा है। और वो सर्किट मेरे पास कौन सा है, दैट इज दिस वन, कि जी यहाँ पे मेरे पास मैंने कांस्टेंट जो अप्लाई किया दैट इज लेट्स सपोज +5 वोल्ट्स मैंने अप्लाई किया। तो ये कि मतलब बहुत बेसिक सी बात है कि जब इसको मैंने अप्लाई किया है और मैं जो इनपुट है वो कांस्टेंट मेरे पास इनपुट मैंने अप्लाई कर रहा हूँ, तो इनिशियली करंट ज़्यादा होगा, चार्जिंग होगी आपके पास सर्किट के अंदर जो है ना, करंट फ्लो कर रहा होगा। जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो ये करंट आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम इट शुड ड्रॉप, करते 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 करंट बहुत कम हो जाएगा। ये नॉर्मल इंट्यूशन, नॉर्मल आपके पास जो सर्किट्स की नॉलेज है वो आपको बताती है कि ऐसा होगा। तो क्या हमारे पास मैथ्स भी हमको ये बता रही है या नहीं, तो ये है कि ये हमारे पास फिगर है कि जी ये होगा करंट के साथ, कि जी शुरू में वो राइज करेगा, द करंट विल राइज इनिशियली एंड देन इट
इट विल स्टार्ट टू फॉल, और फिर करते करते बिल्कुल जीरो की तरफ चला जाएगा। और ये उसका लेप्लास ने आपके पास क्लोज फॉर्म सोल्यूशन दिया। दिस इज अ क्लोज फॉर्म सोल्यूशन फ्रॉम लेप्लास। अच्छा, डज दिस मेक सेंस? नॉर्मली दिस मेक सेंस बिकॉज आपके पास ये नॉर्मल इंट्यूशन ये बात कहती है कि ये होगा। अच्छा, ये कि हमारे पास ये टाइम वेरिंग सिस्टम्स हैं जो अंडरग्रेड में नहीं डिस्कस किए जाते। यहाँ पे मैं ब्रीफली इसको डिस्कस कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि हमारा जो यहाँ का टॉपिक है वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स है, जो हम इस पूरे कोर्स में डिस्कस करेंगे, लीनियर सिस्टम्स और मोस्टली लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। तो टाइम वेरिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, उसकी एग्जांपल, और वो लेप्लास उस पर जो है ना हमारे पास लेप्लास अप्लाई करने का उस पर कोई एडवांटेज नहीं होता है। मतलब जो हमारे पास LTI सिस्टम है उस पर आप जब लेप्लास अप्लाई करते हैं फॉर LTI सिस्टम्स, यू अप्लाई द लेप्लास एंड यू गेट एल्जेब्रिक इक्वेशंस। एल्जेब्रिक, नॉट अ गुड डायग्राम, मतलब आपके पास यू हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यू गेट एल्जेब्रिक इक्वेशन, लेप्लास फॉर LTI सिस्टम्स, और इससे हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन फॉर LTV सिस्टम्स, लीनियर टाइम वेरिंग सिस्टम्स, ये पॉसिबिलिटी वहाँ पर नहीं होती है कि जी आपके पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन थी फॉर अ लीनियर टाइम वेरिंग सिस्टम और आपने उस पर जो है ना वो लेप्लास अप्लाई किया, अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई, आपने सारी मैनिपुलेशन की इन द लेप्लास प्लेन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड देन यू मूव बैक। ऐसा नहीं होता LTV के अंदर। तो आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म इज नॉट इफेक्टिव फॉर टाइम वेरिंग सिस्टम्स। और अब ये एक टाइम वेरिंग सिस्टम की एग्जांपल है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ टाइम वेरिंग सिस्टम। y डैश टी प्लस टी वाई टी इज इक्वल टू FT। ये टाइम वेरिंग क्यों है? क्योंकि अगर इस इक्वेशन को मैं लिखूँ, दिस इज dy बाई डी टी प्लस टी वाई इज इक्वल टू f। मैंने t का वेरिएबल सब में से एलिमिनेट कर दिया है। मतलब ये कि द डिपेंडेंस ऑन टाइम वो इम्प्लिसिट है कि दे ऑल डिपेंड ऑन टाइम। ये जो मैंने मैजेंटा कलर में लिखा है ये इम्प्लिसिट है कि ये है, ठीक है। अब वो ये जो फैक्टर मेरे पास है t का, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है y से, बिकॉज ऑफ दिस बिकम्स अ टाइम वेरिंग सिस्टम। दिस इज अ टाइम वेरिंग सिस्टम, ठीक है। जब टाइम वेरिंग सिस्टम आपके पास है तो व्हाट हैपेंस कि यू टेक द लेप्लास ट्रांसफॉर्म एंड रिकॉल दैट TFT इज -1 f डैश s। तो वो कहता है कि बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी हमारे पास ये डेरिवेटिव जो है ये एग्जिस्ट करता है इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन एज वेल। हम ये चाह रहे थे कि डेरिवेटिव किसी तरह जो है ना एलिमिनेट हो जाए, लेकिन ये डेरिवेटिव एलिमिनेट नहीं होता जब हम जो है ना वो टाइम वेरिंग सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। मतलब ये t आपका FT से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब t जब YT से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब मैं इसको लेप्लास में लेके जाऊंगा तो दिस विल बी माइनस d बाई ts ऑफ ys विच इज अगेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कि मेरे लिए जो है ना इतनी फायदेमंद चीज़ नहीं है, इसलिए जो टाइम वेरिंग सिस्टम्स होते हैं उनको हम इससे एनालाइज नहीं कर सकते। इट इज स्टिल अ डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टिल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि आपके पास d बाई ds ऑफ ys है, लेकिन बट दिस नॉट एन अलजेब्रिक इक्वेशन, कोई फायदा नहीं है। सारी डिफरेंशियल इक्वेशन की मैथ्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। The use of Laplace transform is restricted to LTI system and this is an LTV linear time varying system। ये आपके पास एक linear time varying system है, इसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपके पास सिस्टम कौन सा लीनियर है, कौन सा लीनियर नहीं है, कौन सा नॉन लीनियर सिस्टम है, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हम जो है ना वो आगे डिस्कस करेंगे कि आपके पास कौन से सिस्टम्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि भाई ये सिस्टम्स जो हैं ये आपके पास ये भी गालिबन बात ये वाली बात यहाँ पे सही नहीं है बिकॉज दिस इज अ टाइम वेरिंग सिस्टम, दिस इज नॉट अ लीनियर सिस्टम। क्योंकि ये जो टाइम का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है दिस मेक्स इट अ नॉन लीनियर। तो ये इसको मैं सही कर दूंगा अपनी स्लाइड्स के अंदर, दिस इज अ टाइम वेरिंग सिस्टम। तो आगे बात आएगी कि आपके पास हम जब स्टेट स्पेस की बात करेंगे, स्टेट स्पेस के लिहाज से LTI कौन सा होता है, LTV कौन सा होता है। आप लोगों को कोई बात अगर पूछनी हो ड्यूरिंग द लेक्चर, क्योंकि मेरे पास जो स्पीकर्स है उसमें से मुझे आवाज़ आ रही है लेकिन बहुत कम है, तो आप उस पर ज़रूर या फिर चैट विंडो पे आप लिख देगा तो उस पर भी जो है ना मतलब मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। कोई बात हो तो आई कैन ऑलवेज आंसर दैट। लेट मी क्विकली चेक। असल में अटेंडेंस का इशू भी जो है ना हमारे यहाँ
थोड़ा सा ठीक है। असल में चैट जी ठीक है, वो यूट्यूब पे मैंने जो है ना अपलोड कर दी थी वीडियो। बिलाल तुमने जो लिखा है तो ये है कि वो उस पर अवेलेबल हो जाएगी, क्या बोलते हैं, तुम लोग उसको एक्सेस कर सकोगे। किसी और ने कोई बात लिखी है क्या? यूट्यूब लिंक मैं उस पर एलएमएस पे शेयर कर दूंगा, मैं एलएमएस पे शेयर कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेट द लैपलास ट्रांसफॉर्म यूजिंग मैटलैब, तो आपके पास ये मैटलैब में आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं क्योंकि सब आप लोग ये देख सकते हैं उसको। तो सिम्स मतलब ये सिंबॉलिक मैथ्स का जो टूल बॉक्स है वो हम यूज़ करते हैं। तुमने दो वेरिएबल डिफाइन किए, सिम्स एस टी और एस, और एफ इज इक्वल टू लैपलास। लैपलास एक बिल्ट इन फंक्शन है और एफ इज़ द फंक्शन जो मैं नीचे डिफाइन कर रहा हूँ, और वो टी और एस ये दो सिंबॉलिक वेरिएबल है, टी टाइम डोमेन और एस जो है ना लैपलास प्लेन का। और ये है कि मैंने यहाँ पर मतलब फ्रॉम टाइम डोमेन आई एम मूविंग फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो मैंने लैपलास के बेसिकली दिस इज एफ एस इज इक्वल टू लैपलास ऑफ एफ टी। अच्छा, ये जो व्हाट्सएप पे मैंने आप सबसे रिस्पॉन्सेज लिए थे, फिर मैंने एक छोटा सा जो है ना वो ये भी ड्रॉ मतलब ये एक पाई चार्ट बना के आप लोगों को शेयर किया था ग्रुप पर। तो उसमें से मुझे मोर देन मतलब ये 70% लोगों ने कहा था कि जो पेस पे आप चल रहे हैं वो सही है, क्योंकि बहुत सारी अंडर ग्रेड की चीज़ें थी वो सब अब रिवाइज हो रही हैं क्योंकि वो सब कॉन्सेप्ट भूल चुके थे हम। अच्छा, सिर्फ एक बंदे ने बोला कि ये सब मेरे लिए बिल्कुल बेसिक बातें थी, तो आप पेस थोड़ा फास्ट कर दें। और दो बंदों ने मुझे लिखा कि दो स्टूडेंट्स ने कि जो चीज़ आपने पढ़ाई हमारे लिए बिल्कुल नई थी और हमें समझने में बहुत मुश्किल हुई, तो आप अपना पेस स्लो रखिएगा। तो ये मुख्तलिफ लोगों की मतलब ये कि सजेशंस थी, तो मैंने कहा तुम लोगों को शेयर कर दूँ। वो पाई चार्ट में मैंने शेयर किया था, तो मैं जिस पेस में मैंने पिछली दफ़ा पढ़ाया था उसी पेस पे मैं लेके चलूँगा, ताकि जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो दो या तीन कोई स्टूडेंट्स है, तो ये कि उनको आइडिया हो जाए। मतलब ये कि वो तो पहली दफ़ा इन चीज़ों को देख रहे हैं, और जिनके लिए ये बिल्कुल बेसिक बात थी तो वो थोड़ा मतलब ये है कि यू बेयर विद अस, और इंशाल्लाह आगे एक दो लेक्चर्स बाद होपफुली वो नई चीज़ें आएंगी जो आपने नहीं देखी होंगी, और मतलब जो मतलब ये है कि इस कोर्स के अंदर और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मतलब चीज़ें और डेंस और डिफ़िकल्ट और एडवांस लेवल की चीज़ें आती चली जाएंगी। अच्छा, तो ये आपके पास ये हो गया, और ये हम लेप्लास की कमांड हमने इस तरह लिख दी, और इसके अंदर ये जो है ना फाइनल एक्सप्रेशन है जो मैटलैब पे वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, मतलब आपने एफ यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो एफ इज इक्वल टू, और आप अगर लिखेंगे -1.25 और +3.5 स्टार टी स्टार, मतलब मैटलैब में आप किस तरह लिखेंगे -2 स्टार टी प्लस 1.25 स्टार एक्सपोनेंट -2 स्टार टी, ये आपने लिखा। और फिर आपने ये कमांड रन की, देन यू गेट द लेप्लास। ठीक है, और ये लेप्लास जो मिलेगा इसका, तो वो आपके पास यहाँ पे सब कमांड्स लिखी हुई हैं जो मैंने अभी लिखी थी कमांड। दिस इज यू डिफाइन द सिंबॉलिक वेरिएबल्स, देन यू राइट द एक्सप्रेशन इन टाइम डोमेन, यू टेक द लेप्लास जो आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये एक आंसर आया जो कि इतना रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, ये सिंप्लीफाई की कमांड है, यू यूज दिस कमांड इन मैटलैब, और ये आपके पास आंसर आया। फिर आपके पास इसको फर्दर मतलब ये कि रीडेबल फॉर्मेट में करने के लिए जिसमें हम आदी हैं ह्यूमंस प्रिटी किया, तो ये कि यू गेट दिस थिंग। तो दिस इज एफ एस फॉर द एफ टी गिवन, और ये आपके पास एफ एस, तो ये कि आपके पास सब मैटलैब अवेलेबल होगा एग्जाम के अंदर, तो कोई मसला नहीं है। नाउ द सेकंड पार्ट, अब इसके अंदर आपके पास इन्वर्स लेप्लास लेना है, यू टेक इन्वर्स लेप्लास, और ये कि आपके पास जो आंसर आया यू सिंप्लीफाई द आंसर, और फिर यू अप्लाई दिस कमांड प्रिटी, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये आप जो ओरिजिनल मेरे पास क्या बोलते हैं फंक्शन था, मतलब यहाँ पे सिंपल ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले मैटलैब और ये इन्वायरमेंट नहीं देखा है, कि जी आपके पास एफ टी था, you use the Laplace command, you found fs, then you again use the Laplace inverse command, ये Laplace है, you take Laplace inverse and you get back ft। तो ये कि ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। Now mathematical description of the systems, review or another viewpoint,
तो आपके पास क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स हम साथ लेके चलते हैं, क्योंकि सारी की सारी थ्योरी और सारी सारी मैथ्स जो है ना इक्वली हर एक पे अप्लाई करती है। तो यहाँ पर we have a continuous time signal और that is applied to the system और you get a continuous time output। और अगर आपके पास एक डिजिटल सिग्नल अप्लाई किया, you get a digital output। ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे इसने P क्रॉस 1 और Q क्रॉस 1 लिखा हुआ है, these are the dimensions। और ये डायमेंशन हमारे पास जो है वो बाद में जब हम स्टेट स्पेस डिस्कस करेंगे तो उसमें वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स, लीनियर सिस्टम्स और लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। तो ये भी हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स के बारे में बेसिक अजम्पशन, व्हेन एन इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द सिस्टम अ यूनिक आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। मतलब आपके पास जिस तरह जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि फॉर अ फंक्शन y is equal to fx, you insert some value here, you get some output here, you have a domain for the function and f maps the domain to the range। so this is x and this is y। और हो मतलब दिस मैपिंग दिस फंक्शन, इसके आपके पास बहुत मेथड्स हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे इसके नाम हैं। तो अगर यहाँ पे जो ये डिफाइन कर रहा है सिस्टम को, वो इस तरह डिफाइन कर रहा है कि फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये है कि आपके पास वन वैल्यू इन द डोमेन कैन नॉट मैप टू टू डिफरेंट वैल्यूज इन द रेंज, दिस कैन नॉट बी अ फंक्शन। ठीक है, तो आपके पास ये फंक्शन नहीं कहलाता, ये रिलेशन हो सकता है बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, और आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि आपके मतलब फंक्शन कैन नॉट बी अ फंक्शन वाई बिकॉज वन टू मैनी मैपिंग इज नॉट अलाउड। मतलब क्या हुआ कि जी आपने एक इनपुट दिया, आपके दो अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं, तो ये चीज सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं है। मतलब आपके पास इसका रिवर्स पॉसिबल है, इसका बिल्कुल रिवर्स जो है ना वो आपके पास पॉसिबल है कि ये आपके पास डोमेन के दो एलिमेंट्स दे मैप एट द सेम आउटपुट, डोमेन के दो एलिमेंट्स दे मैप एट द सेम आउटपुट, ये बिल्कुल पॉसिबल है। यही चीज एग्जैक्टली सिस्टम्स के अंदर भी होती है कि जी आपके पास whenever you apply an input, whenever a unique input signal is applied to the system, a unique output is obtained। ठीक है, और ये नहीं हो सकता कि आपके पास दो आउटपुट्स आए फॉर द सेम इनपुट, तो दिस कैन नॉट बी अ सिस्टम। तो ये बेसिक डेफिनेशन, बेसिक अजम्पशन है। हाउ डू वी क्लासिफाई सिस्टम्स, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट, सब उसकी बहुत सारी चीजें हैं कि आपके पास सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है या मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट है, जो भी सब बातें आएंगी आहिस्ता आहिस्ता। नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स, विद और विदाउट मेमोरी, उसके अंदर मेमोरी है कि नहीं है, और कॉजैलिटी मतलब ये कि सिस्टम कॉजल है या नहीं है, उसकी डायमेंशन कितना है, लीनियरिटी और टाइम इनवेरिएंस। ये कहने को बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन जब प्रूफ में बैठो तो ये दिस अ नाइटमेयर, सम टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव, समटाइम्स नॉट ऑल। आपके पास बास सवाल ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, तो अंडरग्रेड में तो बहुत डिटेल में डिस्कस होता है, होपफुली आपको उसका आइडिया भी होगा। तो लेकिन ये कि मैं कॉन्सेप्ट सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि हम लीनियर सिस्टम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए पहले कि भाई लीनियर सिस्टम होता क्या है। तो व्हेन P is equal to Q is equal to 1, it is called a single input single output system, और when P is greater than 1 and Q is greater than 1, it is called a multi input multi output system। तो ये कि ये बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन इसके जो ट्रांसफर फंक्शंस हैं, उसकी जो मैथ्स है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन क्योंकि इस कोर्स में हम सीसो सिस्टम्स के अंदर ही अपने आप को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो हम मीमो पे नहीं जाएंगे। मीमो ट्रांसफर फंक्शंस और मीमो के आपके पास सारे पोल जीरोस और मीमो की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, दैट वी वोंट डिस्कस। हम सीसो के केस में ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो पहली तो ये कि आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स पर होती है, मतलब ये कि क्लासिफिकेशन मेमोरी लेस वर्सेस मेमोरी। तो आपके पास आप लोग इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि आपके पास स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक सिस्टम्स। मतलब ये कि मेमोरी लेस और विद मेमोरी आपके पास जो बिल्कुल स्टैटिक मैपिंग आपके पास होती है, दैट इज मेमोरी लेस, कि आपके पास इट डजंट होल्ड एनीथिंग, और उसकी जो आउटपुट होता है वो प्रीवियस इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करता है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, और ये अपने कोई पास्ट इनपुट्स पे उसका कोई
मतलब ये है कि उसका डिपेंडेंस नहीं होती है। लेट मी क्विकली ड्रॉ दिस कि जी आपके पास एक सिस्टम है, यू हैव एन इनपुट, लेट्स कॉल दिस xt एंड दिस इज द आउटपुट yt। तो आई कॉल दिस अ मेमोरी लेस सिस्टम कि जब कोई आपके पास जो है ना मेमोरी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, मेमोरी एलिमेंट का मतलब कोई फ्लिप फ्लॉप इसके अंदर नहीं है, कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं है, कोई इसके अंदर डिफरेंशिएशन, कोई इंटीग्रेशन नहीं हो रही है, पास्ट पे डिपेंडेंस नहीं है, तो ये चीज़ आपके पास जो है ना ये मेमोरी लेस सिस्टम कहलाता है। कि जी सिंपल मैपिंग है कि जी जैसे करेंसी एक्सचेंज रेट होता है कि जी आपके पास उसको इनपुट दिया आज के दिन का, उसने आउटपुट दे दिया कि जी आज का ये रेट है, तो ये कि इट डजेंट डिपेंड कि जी कल क्या रेट था, उससे पहले क्या रेट था, मतलब बहरहाल वो डायनेमिक्स होती हैं, लेकिन मतलब हम स्टैटिक सिस्टम उसको कंसिडर करते हैं जिसके अंदर दिस इज नॉट फेड बैक इनटू द सिस्टम और xt का डेरिवेटिव और सम सॉर्ट ऑफ इंटीग्रल्स आर इन्वॉल्व विद इन द सिस्टम। हम कहते हैं कि जी ये सब कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो मेमोरी लेस सिस्टम हमारे पास, जैसे उसने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, एन एग्जांपल ऑफ अ मेमोरी लेस सिस्टम इज अ प्योर सर्किट विद रेजिस्टर्स ओनली। रेजिस्टिव सर्किट आपके पास है, तो सिंपल ये आपने यहाँ पे आपने VDR सिंपल वोल्टेज डिवाइडर लॉ अपने पास जो है ना रूल अप्लाई किया एंड यू गेट द आउटपुट कि जी आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है, एक रजिस्टर ये दूसरा रजिस्टर ये, यू वांट टू डिटरमिन द वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर। तो आपके पास yt इज R2 ओवर सिंपल आपके पास VDR लगा दिया R2 ओवर R1 प्लस R2 और दिस इज द इनपुट। तो ये कि मेमोरी लेस का मतलब ये है कि जैसे इनपुट अप्लाई करोगे इनपुट वोल्टेज वैसे आउटपुट वोल्टेज आपके पास आ जाएगा। ये नहीं डिपेंड करता कि जी आपके पास कोई 3 मिनट पहले क्या वोल्टेज था सर्किट के अंदर या कुछ और, मतलब ये है कि रजिस्टर की इनिशियल वैल्यू क्या थी, क्योंकि ये कोई आपके पास एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है, इस वजह से ये प्योर आपके पास एक सिंपल जो है ना मेमोरी लेस सिस्टम है। और एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम विद मेमोरी आपके पास अरे क्वेश्चन जी 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 सर, ये जो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसकी, ये वो मैटलैब पे करेंगे परफॉर्म पूरी? हम सर्किट्स को तो नहीं बनाएंगे इस मतलब इस कोर्स के अंदर, ये तो हम मॉडल बना रहे हैं, तो ये है कि इस मॉडल पे इसकी मैथ्स पे एनालिसिस होगा, तो वो बात है। और वो जो है ना वो सब आगे की चीज़ आप आहिस्ते से सीखते चले जाओगे। ये सर्किट्स कम से कम हम नहीं बनाएंगे, मतलब कोई ऐसा मतलब मैटलैब के अंदर भी सॉल्व करेंगे ना, वो हमारे पास कोडिंग होगी और उसके अंदर मतलब जब आगे जाके और वो मैट्रिसेस जिसको हमें सॉल्व करना होगा। और मतलब इन असल में अभी देखो अभी गालिबन सेकंड जो लेक्चर इसका शुरू होता है उसके अंदर मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया होगा। हम उसके अंदर ये देख रहे होते हैं कि सिस्टम की स्टेट्स किस तरह इवॉल्व कर रही हैं, इनपुट का इम्पैक्ट जो है वो सिस्टम की स्टेट्स पे क्या था, क्या वो स्टेबल हैं, क्या वन स्टेबल हैं, हम उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा देखते हैं बनस्बत इसके कि मतलब ये है कि सर्किट को इटसेल्फ कोई सर्किट का कोई मतलब सॉफ्टवेयर उसमें मॉडल करें, हम वो नहीं करते यहाँ पे। मतलब इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, मतलब उस पर हमें प्रोग्राम करके। जब आगे आएगा वो आप समझ जाओगे, कोई ऐसा मसला नहीं है अभी। मतलब ये कि जब वो चीज़ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे ही ये सब चीज़ जो है ना सिंपल लैप्लास से सब हो जाती है, इसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। और दूसरा मैटलैब का टूल है म्यू पैड करके, वो पहले मैं यूज़ करता था मुस्तकिल, उसमें भी आपके पास सिंबॉलिक मैथ्स ये सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हो और आप सॉल्व कर सकते हो, वो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अब तो म्यू पैड का भी कोई लेटेस्ट वर्जन आ गया है, मैं पिछले हफ्ते देख रहा था, तो वो तो उस पर मैंने काम नहीं किया, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ये आप कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, लेट मी इट इज दैट थिंग। ठीक है, तो हमारे पास और यहाँ पे ये जो मेमोरी के बारे में बात लिखी हुई है कि अच्छा हाँ हम इसको डिस्कस कर रहे थे। तो आपके पास ये एक इंडक्टर है और आपके पास ये सिंपल जो है ना वो KVL मैंने लिख दिया और उसके बाद मतलब ये डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिससे मैं मतलब ये है कि इसको गुजारता हूँ। अब मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने लेट सपोज इन टर्म्स ऑफ di/dt, तो मैंने इन टर्म्स ऑफ di/dt तो द होल थिंग डिवाइड बाय l, जब मैं l से डिवाइड करूँगा तो दिस गेट कैंसल्ड u/l and r/l, so I get this equation di/dt plus r/li is equal to 1/lu। अब ये है कि क्योंकि आप ग्रेजुएट लेवल के लोग हो, ये कोई मैंडेटरी नहीं होता, यहाँ पे यू सिंपली टेक लेप्लास, यू सॉल्व द होल थिंग एंड यू रिटर्न बैक इनटू टाइम डोमेन
और आप फाइनल जो है ना वो आंसर लिख दो, ठीक है। मतलब ये सब आप कर सकते हो। यहाँ पे जो इसने मेथड लिया है ये सारा का सारा इसने, यहाँ पे जो सारा इसने मेथड लिया है वो सारा के साथ उसने टाइम डोमेन का है, क्योंकि यहाँ पर इसने जो किया है ये मैं आपको लिख देता हूँ ताकि कम से कम ये मैथ्स आपको समझ में आए, ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आए कि ये इसने बिल्डअप किस तरह किया है ये, क्योंकि लेप्लास के थ्रू तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो इसका एक्सप्रेशन है, दिस इज द फ्री रिस्पॉन्स, लेट मी राइट हियर द फ्री रिस्पॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनिशियल कंडीशंस। ये ध्यान में रखना, बहुत सारे लोगों के लिए ये बात बहुत नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात बिल्कुल अंदाजा नहीं होगी। हम ट्रांसफर फंक्शंस के अंदर हम इनिशियल कंडीशंस को जीरो अज्यूम करते हैं, हम नहीं करेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस गलत होंगी। यहाँ पर उसने कहा कि यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज द ट्रांसफर फंक्शन बिकॉज देयर वाज सम करंट there was some current in the circuit and that was, let's suppose आपके पास 0.1 amperes, let's suppose मैंने कोई इसको arbitrary value दे दी, तो वो कहता है कि भाई अब जो है ना जब मैंने 0.1 amperes मौजूद है और if I apply let's suppose sinusoidal signal here as ut, मतलब ये है कि मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, then what will be the current in the system। तो अब ये कि ये सारी की सारी चीज़ जो है ना जब तक आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, you cannot write these equations और you cannot get the final answer। यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप जो है ना वो ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई कर देते तो आपका आंसर गलत आता। यहाँ पर क्या चीज़ है, यू हैव द फ्री रिस्पॉन्स एंड देन यू हैव द फोर्स रिस्पॉन्स। और यहाँ पे इस कोर्स के अंदर कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी आपको मैटलैब यूज करना है। यू कैन यूज मैथकैड एज वेल। मैथकैड इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें आप मतलब समझते हो कि जिसके अंदर आप सॉल्व कर सकते हो, वो सॉफ्टवेयर मैं यहाँ नहीं सिखाऊंगा। मैटलैब क्योंकि मैं खुद बहुत यूज़ करता हूँ, मैथकैड मैंने बहुत पहले यूज़ किया था, तो वो बेसिक कमांड्स में आपको बताता चला जाऊँगा। लेकिन ये कि आप ज़रूर यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखना, इसको समझना कि भाई ये चीज़ें मैं कैसे लिख सकता हूँ और सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, मैंने एक बात की, फ्री रिस्पॉन्स है। why we took this free response because there was some current in the, क्या है इसका, अच्छा I understand, but there was some current initially in the circuit। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अंडरग्रेड के अंदर हम ऐसी कोई बात नहीं करते हैं, वहाँ पे हम बिल्कुल अजम्पशन चलाते हैं कि भाई आपके पास इनिशियल कंडीशन जीरो है तो बस बात खत्म हो गई, ये कंपोनेंट पूरा उड़ा दिया, जबकि ऐसा नहीं होता। इन रियल लाइफ सिचुएशंस व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग सिस्टम्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पर ये आपके पास क्या है, दिस इज द एक्सपोनेंट पार्ट, और ये आपके पास आप सॉल्व कैसे करते हैं कि जब ये वाला पार्ट आपके पास इसकी डिपेंडेंस इनपुट पर नहीं है। When the input is zero, इस ध्यान में रखना, इनपुट इज जीरो का मतलब क्या है। अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन हर एक ने पढ़ी होगी, यहाँ पे कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ी हो। तो ये कि वहाँ पे जाके इसको देखना कि जी मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी, अब आपके पास क्या बनी, आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। व्हेन यू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट मी राइट हियर, तो यू शुड गेट दिस पार्ट, लेट मी राइट द होल थिंग अगेन, कि जी in this equation ri plus l di by dt you make this zero, ठीक है। इसको homogeneous equation कहलाती है, ये सब कुछ पता होगा ये बात। ये homogeneous equation when you solve you get this answer, ठीक है। ये जो आपके पास आंसर बना ये मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा, ये बहुत बेसिक बात है, थर्ड सेमेस्टर में तो उन्होंने ओडीज बहुत डिटेल में पढ़ी होंगी। ये तो आपका आंसर है, ये फ्री रिस्पॉन्स कहलाता है सिस्टम का, जिसके अंदर इनिशियल कंडीशंस आती हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट आपके पास, कोई बता सकता है ये क्या है, ये फोर्स रिस्पॉन्स है। इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बहुत मशहूर इसका नाम है, उम्मीद है कि मेरी स्टेडी स्टेट रिस्पांस भी कहेंगे सर। एहफाज, जो तुम्हारी मोहब्बत है ना स्टेडी स्टेट से, पता नहीं क्यों, कभी मिलोगे तो मैं तुमसे समझूंगा, अल्लाह के बंदे, दिस इज कन्वोल्यूशन। अच्छा, ये कन्वोल्यूशन है। या फिर हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन से जो हमारे पास आउटपुट कंप्यूट होता है वो ये है, ठीक है। पिछली दफा मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो कंपोनेंट है जो अभी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसके अंदर दोनों मौजूद हैं। ये जो आपके पास है इसके अंदर, लेट मी हाईलाइट विद सम अदर कलर,
इसके अंदर आपके पास स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट दोनों मौजूद हैं। ये जो पार्ट है सही। आपके पास, ये कंप्यूट होता है बिकॉज ऑफ द इनपुट। सही है, ये इनपुट की वजह से ये रिस्पांस कंप्यूट होता है। दिस इज कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। और अगर मैं इसको इस तरह करके लिख दूं तो तुम लोगों के लिए थोड़ा समझने में आसानी है कि इफ आई कन्वर्ट दिस इनटू अ ब्लॉक, इस सर्किट को अगर मैं ब्लॉक में कर दूं और ये इनपुट मेरे पास यहाँ पर हो गई यूटी और मेरे पास सिस्टम का आउटपुट आपके पास हो गया आई टी, तो मेरे पास ये एच टी विच इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट, तो आई टी इज इक्वल टू एच टी कन्वॉल्व विद यू टी। तो ये जो आपके पास चीज है ना, आई टी इज इक्वल टू एच टी कन्वॉल्व विद यू टी, ये पूरी चीज है ये। ठीक है, नेचुरल रिस्पांस भी तो होता है क्या हुआ पूछो। सर, नेचुरल रिस्पांस भी तो होता है ना एक। नेचुरल रिस्पॉन्स कौन सा है तहरीम इसके अंदर? आपके सर ये फ्री रिस्पांस नेचुरल रिस्पांस है ना, ये जो फ्री रिस्पांस वाला पोर्शन है, फ्री रिस्पांस तो नेचुरल कहते हैं ना। हाँ, फ्री रिस्पॉन्स इज द नेचुरल रिस्पॉन्स। ये आपके पास जो चीज है ना, ये वाला जो रिस्पॉन्स है, दिस इज द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम which dies away if there is no input applied to the system. This dies away. Normally इतना बड़ा फैक्टर जो आपके पास -r/l का जो है ना, तो आपके पास ये this dies away like this, और इसका डायरेक्ट रिलेशन आपके पास जो अंडरस्टैंड करते हैं, इसका डायरेक्ट रिलेशन आपके पास पोल्स की लोकेशन से होता है, कितने दूर है या कितना करीब है पोल ऑन द एस प्लेन, ये डायरेक्ट उससे रिलेशन होता है। लेकिन ये बात अभी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, जिनको पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अच्छा, यहाँ पर हम वो बात कर चुके हैं। तो बहरहाल ये कि सिस्टम के अंदर मेमोरी थी, क्योंकि आपके पास वहाँ पे एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट था, दैट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट वाज द इंडक्टर। अच्छा, IT डिपेंड्स ऑन IT नॉट एंड U tau फॉर दिस, नॉट जस्ट UT, अ सिस्टम विद मेमोरी। तो वो कहता है कि वही बात जो अभी सारी मैं कर चुका हूँ कि जी दो कंपोनेंट्स हैं सोल्यूशन के, यू हैव दिस वन बिकॉज ऑफ द इनिशियल कंडीशंस एंड देन नंबर 2 बिकॉज ऑफ द फोर्स्ड इनपुट। तो आपके फ्री एंड फोर्स्ड है, देन यू गेट द फाइनल IT। ठीक है, कॉजालिटी, कॉजालिटी मीन्स नो आउटपुट बिफोर एन इनपुट इज अप्लाइड। तो नॉर्मल चीज़ है कि आपके पास इन आउटपुट उस वक्त आएगा जब यू अप्लाई द इनपुट, देन आफ्टर सम डिले और इंस्टेंटेनियसली, जो कि नहीं होता, यू गेट द आउटपुट। तो दैट इज द सिस्टम इज कॉजल। सिस्टम इज कॉजल और नॉन एंटिसिपेटरी इफ y t naught depends only on ut for t less than t naught and is independent of ut for t greater than t naught। वो कॉजल सिस्टम है कि आपके पास अगर मैं एक ही स्केल पे ड्रॉ कर दूं, बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये डिस्कस करने ज़रूरी हैं क्योंकि बाज़ लोगों ने तो शायद ये अंडरग्रेड में देखा ही ना हो, क्योंकि बहुत क्विकली जो है ना वहाँ से बाज़ दफ़ा लोग गुजर जाते हैं इन चीज़ों से। यहाँ पे आपके पास ये इनपुट है, लेट मी ड्रॉ दिस, दिस इज द आउटपुट। लगता है मेरे स्क्रीन में, ठीक है। तो दिस इज द इनपुट, लेट मी कॉल दिस xt, और मेरे पास ये आउटपुट है। तो दिस इज कॉजल, व्हाई? बिकॉज आई हैव दिस टाइम डिफरेंस कि जी थोड़े टाइम के बाद आउटपुट मेरे पास आया सिस्टम का, दिस इज द आउटपुट। लेकिन अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई इस तरह की चीज हो जाती तो टाइम एडवांस, तो दिस इज रॉन्ग। मतलब ये कि आपके पास लेट्स सपोज अगर मेरे पास y डैश t हो जाता तो y डैश t इज नॉन कॉजल और yt इज कॉजल। तो और यहाँ पे मतलब वही सारी बात कि जब मैं इनपुट अप्लाई करूँगा तो इनपुट अप्लाई करने के बाद मेरे पास आउटपुट आएगी, ठीक है। और हमारे पास जितने भी सर्किट्स और सब कुछ डिस्कस हुए हैं सब कॉजल है, तो जब आप इनपुट अप्लाई करते हैं उसके बाद ही उसकी आउटपुट आती है। An example of a non-causal system is this one, where even before applying the input, मतलब ये कि यहाँ पर the input was applied later और आउटपुट आपके पास पहले सिस्टम क्या कर गई, that is a time advance system। इस तरह आपके पास you have time delay systems ut minus 2। सर जी जी, सर स्लाइड शो नहीं हो रही। लाइट शो नहीं हो रही है, सर हो रही है मेरे पास, मेरे पास तो आ रही है। लेट मी शेयर अगेन। सर विजिबल है स्लाइड? लाइट विजिबल है?
जी बिल्कुल जी सर visible है। विजिबल है। सही है, ठीक है। अच्छा, तो ये टाइम एडवांस सिस्टम है और मेरे पास ये टाइम डिले सिस्टम है, ठीक है। तो आपके पास टाइम डिले सिस्टम कॉजल सिस्टम, बट टाइम एडवांस सिस्टम्स दे आर नॉट कॉजल सिस्टम्स। वेट अ मिनट, किसी ने कुछ चैट पे लिखा है, ठीक है। Now, can you truly build a physical system like this? What is an example of a non-causal system in practice? तो ये कि in practice बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है ऑफलाइन प्रोसेसिंग के लिए, और हमारे पास पहले जो है ये वहाँ पे चीज़ नॉन कॉजल सिस्टम पॉसिबल होती है जब आपके पास पहले से जो है वो आउटपुट अवेलेबल है और इनपुट जो है ना वो बाद में मतलब मैच करके हम एस्टिमेशन में या किसी तरह हम मॉडल जब आप इम्प्रूव कर रहे हो तो सिस्टम का, तो वहाँ पे जो है ना मतलब इस तरह की चीज़ पॉसिबल होती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। मतलब ये जैसे आपका एक रोबोट है, उसको ए प्रायरी इंफॉर्मेशन मैं मैप की दे दूँ तो एक तरह से ये कि भाई उसने ट्रेवर्स नहीं किया लेकिन उसके बाद फिर भी इंफॉर्मेशन है। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि नॉन कॉजल सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। नॉन कॉजल का मतलब ये होता है भाई इनपुट आपने अप्लाई नहीं किया और यू आर गेटिंग द आउटपुट। तो भाई मैंने रोबोट को ट्रेवर्स करवाया नहीं अपने ट्रेन में, और ये कि आई हैव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द मैप। तो ए प्रायरी इन्फॉर्मेशन जब भी इनपुट मतलब मॉडल के अंदर फीड इन की जाती है तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई एक नॉन कॉजल टाइप का सिस्टम है। लेकिन जनरली स्पीकिंग फॉर नॉर्मल फिजिकल सिस्टम्स नॉन मतलब कॉजैलिटी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। लीनियर सिस्टम आपके पास, अब लीनियर सिस्टम की जो डेफिनेशन है, क्योंकि ये पूरा कोर्स लीनियर सिस्टम का है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ लीनियर सिस्टम। तो आपके पास अल्लाह करे यूनिवर्सिटी खुल जाए तो फिर ये कि वहीं पे जो भी आपके पास जो भी असाइनमेंट्स और वो सब कुछ होंगी तो वहीं पे मैं फिर देख लूँगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि भाई यूनिवर्सिटी खुल जाए। तो लेकिन ये सब डेफिनेशन ये देखने को बहुत सिंपल हैं, पढ़ने को बहुत सिंपल है, लेकिन जब अप्लाई करने पे जाओ तो दे आर समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। तो linearity double the effort double the outcome, और suppose we have the following state input output pairs। तो वो कहता है कि जी या ये now this is the basic definition of linearity कि जी आपके पास जब आपने ये उसकी स्टेट है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये सिस्टम की स्टेट है। और मैंने क्या किया, मैंने इनपुट अप्लाई किया for t greater than t naught और I got this output y1t। वो कहता है मैंने कोई और जो है ना इनपुट अप्लाई किया for t greater than t naught, I got y2। अब वो ये कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है लीनियर सिस्टम के अंदर, ये मैंडेटरी कंडीशन है कि जी अगर इफ यू ऐड दीज टू तो द आउटपुट विल बी द सम ऑफ दीज टू। बहुत सिंपल सी बात है, डबल द एफर्ट एंड डबल द आउटपुट। तो वो यहाँ पर ये कहता है कि जी इफ आई ऐड दीज टू, लेट मी ड्रॉ दिस, ये पीछे भी मैंने बनाया था। और एक सिंपल सिस्टम आपके पास जैसे साइन या कॉस है, तुम उसको देखोगे तो इट्स नॉट अ लीनियर सिस्टम, क्योंकि वो इसको ओबे नहीं करता। तो आपके पास लेट सपोज दिस इज अ सिस्टम और यू अप्लाई u1t और you got y1t and you have the same system। I call this linear system। this is ut and this is y2t। लीनियर सिस्टम के अंदर ये चीज पॉसिबल होती है if I add these two u1 plus u2, I add them together, I get u1t plus u2t, and then I apply it to a linear system। the output will be the sum of these two। ठीक है, ये लीनियर सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, एडिटिविटी प्रॉपर्टी। अगर वो उसको होल्ड नहीं करता सिस्टम लीनियर नहीं है। जैसे अगर तुम एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल y1t, माय सिस्टम इज साइन of x1t, this is not a linear system, non-linear system। you can prove it very simply, और आपको अंदाजा है कि ये अगर if I y2t पे sin x2t is the output, but you know if you add sin x1t plus x2t you are never going to get this output which is y1t plus y2t, क्योंकि y1t plus y2t आपके पास है sin t sin x1t plus sin
x2t which is not equal to sine x1t plus x2t. So since this doesn't hold, therefore it's a non-linear system. भाज्य का ये चीज होल्ड करती है, भाज्य का होल्ड नहीं करती है, तो ये साइन के अंदर तो आपके पास बेसिक एडिटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, तो दिस इज अ नॉन लीनियर सिस्टम. तो आपके पास if you add the input, the output will be added for the same time. ये आपके पास होल्ड करती है प्रॉपर्टी. If it is true, this is called additivity. और how about alpha x1 t naught और alpha u1 t? वो कहता है कि जी अगर आपके पास alpha x1, if you scale it up or down, the output will get scaled, जो कि आपके पास नॉर्मल एम्पलीफिकेशन के अंदर होता है. हर एक को पता है, एम्पलीफायर्स हर एक ने पढ़े हुए. और आपके पास जो लीनियर रीजन के अंदर एम्पलीफिकेशन होती है, सबको अंदाजा है ये क्या चीज़ है, तो आपके पास दैट्स ऑल लीनियर. ठीक है. जो नॉन लीनियर के अंदर आपके पास एम्पलीफिकेशन होती है, उसके अंदर स्केलिंग फैक्टर जो है ना, इट चेंजेस. तो मतलब आपके पास अगर ये बात मैं यूं करके लिख दूं तो आपको समझ आनी चाहिए कि जी मेरे पास if this is, let's suppose xt and this is yt, this is the slope, and let's this slope m is greater than 1 जो भी है. तो आपके पास मैं अगर x1 को इस पॉइंट पे स्केल कर रहा हूँ और या फिर मैं x2 को स्केल कर रहा हूँ, x1t या x2t मेरे पास, तो मेरे पास वो स्केलिंग फैक्टर मेरे पास सेम रहता है. तो अगर मैं अल्फा से स्केल कर रहा हूँ इनपुट को, तो आउटपुट भी अल्फा से स्केल हो जाएगा. और लेकिन नॉन लीनियर सिस्टम में ऐसा नहीं होता. नॉन लीनियर सिस्टम में बहुत दफ़ा ऐसा होता है आपके पास कि उसको बहुत, मतलब जैसे आपके पास इसी की एग्जांपल ले लो, आप पैराबोलिक कर्व, तो आपके पास डिफरेंट रीजन्स के अंदर आपके पास डिफरेंट स्केलिंग फैक्टर्स हैं. और बहुत दफ़ा आपके पास जब इनपुट को आप मतलब स्केल करते हैं बहुत कम, और तो आपके पास आउटपुट बाद में बहुत ज़्यादा स्केल हो जाता है. या अगर आपके पास लेट सपोज मैं जो है वो अगर बहुत बड़े रीजन पे मैं स्केल करता हूँ, लेट सपोज मैं क्या करूँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इस बात को समझो. शायद मैं इसको ड्रॉ इतना ना कर सकूँ सही तरह कि जी इस रीजन में मैंने एक्स को स्केल किया बहुत थोड़ा, तो ये है कि मेरे पास यहाँ पे आपके पास उसकी जो एम्पलीफिकेशन थी वो बहुत ज़्यादा आई. ठीक है. और किसी और रीजन के अंदर जब मैंने उतना ही मैंने जो है ना उसको किया, मतलब ये कि चेंज किया, डेल्टा एक्स वाज सेम इन दैट रीजन, तो माय स्केलिंग फैक्टर वाज वेरी डिफरेंट. मतलब यहाँ पे मेरे पास डेल्टा x1, डेल्टा x2, दिस इज डेल्टा y2 एंड दिस इज डेल्टा y1, तो माय स्केलिंग फैक्टर्स आर डिफरेंट. तो नॉन लीनियर सिस्टम का मसला ये होता है कि इसका डिफरेंट ऑपरेटिंग पॉइंट्स पे आपके पास उसके स्केलिंग फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं. तो ये बहुत बड़ा मसला होता है हमारे यहाँ, हम जब कंट्रोल्स में काम कर रहे होते हैं नॉन लीनियर सिस्टम्स में, तो हम फिर इसको बहुत ज़्यादा सर क्या चीज़ सर ये बात सर क्विकली तो दोबारा से रिवाइज कर देंगे सर, ये स्लोप वाली. और फिर ये बहुत सिंपल चीज़ है तहरीम, कि आपके पास जो है ना वो यहाँ पर जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है कि आप जब इनपुट को स्केल करते हैं ना अल्फा से, तो आउटपुट भी अल्फा से स्केल हो जाता है और कुछ भी नहीं है. मतलब ये अगर मैं इसको बॉक्स की फॉर्म में तुम्हें समझा दूं, इफ यू हैव अ बॉक्स, इफ यू हैव अ लीनियर सिस्टम, और दिस लीनियर सिस्टम, इसके अंदर तुमने कहा यू हैव दिस इनपुट xt एंड यू हैव द आउटपुट yt. और ये कि यहाँ पे अगर तुमने xt पे लेट सपोज यू मल्टीप्लाई लेट सपोज अल्फा, तो यहाँ पे भी अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा आउटपुट पे. और अगर आपके पास तुमने यहाँ पे लेट सपोज कोई और नंबर मल्टीप्लाई किया, और मतलब ये एक और बात जो है जो मैं ऊपर बात समझा रहा था वो कि जी दिस अल्फा इज वैलिड आपके उसके ऑपरेटिंग पॉइंट पे, कि जी ऑपरेटिंग पॉइंट भी आपने आगे पीछे चेंज कर दिया ना, तो ये अल्फा जो है ना आपके पास ये वैलिड रहेगा. ये बात ये मैं अभी डायग्राम्स में ये समझा रहा था, ये ऑपरेटिंग पॉइंट की मैं समझा रहा था. यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कि जी हमने उसको अल्फा से मल्टीप्लाई किया इनपुट को, आउटपुट भी अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ भी नहीं है. और अगर आपने इनपुट को लेट सपोज कोई और नंबर बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिमिलरली आउटपुट भी आपके पास जो है ना उसी से एम्पलीफाई हो जाएगा. मतलब कि अगर बहुत सिंपल उसमें तुम समझो कि अगर आपके पास इनपुट सिग्नल को लेट सपोज ये इनपुट सिग्नल था, ठीक है, और मेरे पास इसका कॉरेस्पॉन्डिंग दिस लीनियर, लेट सपोज ये समझना कि सिस्टम लीनियर है. इनपुट जो है ना सिग्नल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ. माय सिस्टम इज लीनियर.
और क्योंकि बहुत लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको बिल्कुल ये बातें कुछ समझ में नहीं आती हैं। और यहाँ पे जो आउटपुट था, लेट सपोज मेरे पास जो है ना वो आउटपुट मैं अपने तौर पे मैं बनाता हूँ ऐसे, एक सॉटूथ सिग्नल था, लेट सपोज ये मेरा कोई सिस्टम था, वो इस तरह लीनियर सिस्टम था और वो इसका आउटपुट था। तो जब मैं इनपुट को एम्पलीफाई कर देता हूँ, लेट सपोज अगर मैंने इनपुट को एम्पलीफाई कर दिया, उसको अल्फा गेन से मल्टीप्लाई कर दिया, लीनियर सिस्टम, इफ माय सिस्टम इज लीनियर, कंडीशन इज दिस, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो आउटपुट है वो भी उसी से मेरे पास एम्पलीफाई हो जाएगा। ये बात है यहाँ पे। मेरे पास ये जो एम्पलीफिकेशन है ना कि इफ दिस वाज अल्फा तो दिस वाज आल्सो अल्फा, ये लीनियर सिस्टम की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नॉन लीनियर में ऐसी कोई हरकत नहीं होती है, जो कि तुम लोग अक्सर मतलब ये कि बहुत जगह जो है ना इसको हम देखते हैं, मतलब आपके पास जिस तरह मैं तुम लोगों को पीछे बताया था कि आजकल मैं विजन सिस्टम्स को देख रहा हूँ, कैमरा के लेंस की जो डिस्टॉर्शन होती है वो नॉन लीनियर होती है। मॉसफेट एम्पलीफायर होता है, उसके अंदर आपके पास जो है ना उसका पूरा नॉन लीनियर रीजन होता है। डायोड का नॉन लीनियर रीजन होता है। आपके पास जितने रियल टाइम सिस्टम्स हैं, कंट्रोल्स के अंदर आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं मोस्टली, जिसके अंदर आपके पास ये सब कोई उसकी एम्पलीफिकेशन जो है ना वो कॉमन मतलब एक सेम नहीं होती है, डिफरेंट रीजन्स पे आपका डिफरेंट एम्पलीफिकेशन होती है। बिल्कुल ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास एम्पलीफिकेशन का था। सर जी जी सर, अगर इसमें कोई इनपुट पे हम कांस्टेंट दे रहे हैं तो ये नॉन लीनियर सिस्टम होगा ना? नहीं 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 नहीं, सिस्टम का ताल्लुक इनपुट से नहीं है। सिस्टम का ताल्लुक जो है ना मींस आउटपुट जो हम इनपुट पे दे रहे हैं वही आउटपुट पे, मतलब अगर हम इनपुट पे कोई चीज मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वही आउटपुट पे आए। आप ये कह रही हो कि सिस्टम जो है ना वो वन है, मतलब जो आपके पास इनपुट पे आ रहा है वही आपके पास आउटपुट पे जा रहा है, आप ये कह रही हैं? जी नहीं, वन नहीं, अगर वन के साथ कोई और फंक्शन हो, मतलब किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट आ रहा है तो आउटपुट पे वो कांस्टेंट आएगा, जरूरी तो नहीं है ना? देखो हम कांस्टेंट को बेसिकली स्केलिंग फैक्टर कहते हैं, कुछ भी नहीं है कि जी अगर आपके पास इनपुट पे स्केलिंग फैक्टर से इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई, बहुत सिंपल टर्म्स में, इंजीनियरिंग टर्म्स में, इनपुट को एम्पलीफाई करोगे आउटपुट एम्पलीफाई हो जाएगा, इनपुट को एटेन्यूएट करोगे आउटपुट एटेन्यूएट हो जाएगी, वो ये चीज है और कुछ भी नहीं है भाई। देखो जैसे आपके पास नॉर्मल आपके पास जो लाइन होती है ना, कम्युनिकेशन लाइन है फॉर एग्जांपल, जिसको तुम कह रही हो कि एक वन सिस्टम है, लेट सपोज के जी जो इनपुट पे आउटपुट पे, बट कम्युनिकेशन लाइन उसके अंदर तुम्हारे पास डिलेज भी होते हैं और उसके अंदर आपके पास डैम्पिंग भी होती है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जो आपके पास इनपुट पे सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्या होता है, आपके पास आपने इनपुट पे कोई सिग्नल अप्लाई किया, एट द एंड आपके पास जो है ना वो बहुत ज्यादा मतलब एटेन्यूएट होकर वो सिग्नल निकलता है। तो मैं कहता हूँ कि जी हम एम्पलीफाई कर देते हैं, हम सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं। तो सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं तो जितनी एम्पलीफिकेशन आप यहाँ पे अप्लाई करोगी उतनी ही एग्जैक्टली यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है, बिकॉज माई लाइन इज नॉट अ लीनियर सिस्टम। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जी आपने जो है ना वो लाइन में जो है ना वहाँ पे एम्पलीफायर लगा दिया और एग्जैक्टली उसी लिहाज से आउटपुट एम्पलीफाई हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये नॉन लीनियर हुआ ना? Yes, the line, the communication line, the जी मैं यही पूछ रही थी कि अगर हम कांस्टेंट से करते हैं तो वो नॉन लीनियर सिस्टम होता है। भाई ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। देखो सिग्नल अलग चीज है, सिस्टम अलग चीज है। सिस्टम्स लीनियर या नॉन लीनियर होते हैं। सिस्टम के अंदर लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, वैसे भी अब बिल्कुल आसिर का टाइम हो गया, लेट मी मेक दिस एज अ फाइनल एग्जांपल और आई बिलीव। देखो ये आपके पास एक सिस्टम है जो कि देखने में बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार ये तो बड़ा अजीब और गरीब सिस्टम है, बट दिस इज अ लीनियर सिस्टम। यू कैन प्रूव दैट दिस इज अ लीनियर सिस्टम बाय ऑल दिस मैथ्स। मतलब आपके पास ये एडिटिव भी है और आपके पास ये होमोजेनस भी है। इसके अंदर अगर एक कांस्टेंट सिग्नल मैं अप्लाई कर देता हूँ, इसके अंदर एक कांस्टेंट सिग्नल लेट सपोज मैंने अप्लाई किया, मैंने कोई आइडियल सिग्नल ऐसा डिजाइन किया तो जो एग्जैक्टली यहाँ पे शुरू होता है, एक स्टेप इनपुट है 5 वोल्ट्स का, वो चलता ही चला जाता है, वो खत्म ही नहीं होता। द सिस्टम इज लीनियर। माय इनपुट इज अ कांस्टेंट DC voltage. This is a linear system. और मेरे पास जो इसका आउटपुट आता है मेरे पास, वो यहाँ पर क्या होगा कि मेरे पास ये राइज करेगा और ये जाके यूं ये चलता चलाएगा कांस्टेंट। ये चीज है। हम यहाँ पर बात करते हैं कि जी अगर इनपुट के गेन को यहाँ पे आप जो है ना वो बढ़ा दें तो आउटपुट का गेन यहाँ पे भी बढ़ जाता है। ये बात है असल में जो मैं कह रहा हूँ। सही है सर, सही समझ आई। जी समझ आ गया। तू भाई बात कर रही हो ना? नहीं मैं अक्सर बात कर रही हूँ। अक्सर हो? अच्छा नहीं, मुझे तूबा से एक और स्टूडेंट है गालिबन क्लास में,
मुझे बहुत आवाज़ आपकी। तो ये कि विल टेक अ ब्रेक है, और ये कि इट्स गुड कि यू पीपल कीप क्वेश्चनिंग, उससे फ़ायदा होता है, वरना आप बोर बैठे रहोगे या फिर आप जो है लॉग इन करके उठ के चले जाओगे तो वो बेकार है। तो बेहतर ये है कि हम डिस्कस करें ताकि जो चीज़ें बहुत सारी हैं जो नहीं क्लियर होती हैं आदमी को अंडर ग्रेड में, वो क्लियर हो जाए। तो विल टेक अ ब्रेक और विल स्टार्ट इंशाल्लाह। मुझे वही लगता है तकरीबन 5:25 से पहले नहीं हो सकता, क्योंकि 5:15 पे नमाज है, मुझे आते आते वो टाइम लग जाता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हम लोग इस पॉइंट पर थे, ये सब बात हो गई। ठीक है, कोई बात अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजिंग ऐसी चीज़ थी तो आप पूछ लें। तो हम आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं लीनियर सिस्टम्स की। तो आर एल और सी लीनियर एलिमेंट्स हैं, मतलब नॉर्मल सर्किट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह जो स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम्स होते हैं, जो मैकेनिकल सिस्टम्स हैं, वो भी आपके पास लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। एक मिनट, यस सर। हाँ, ये अक्सर है जो लिखा है, अक्सर y2xt+2 इज़ अ नॉन लीनियर सिस्टम। ये अफाइन सिस्टम्स कहलाते हैं और नॉन लीनियर सिस्टम्स हैं। ये शायद आप सबको चैट विंडो क्लियर हो। अक्सर ने एक सवाल पूछा है y=xt+2, ये अफाइन सिस्टम्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऑफसेट मौजूद होता है, और ऑफसेट की वजह से जो है ना, मतलब ये लीनियरिटी की कंडीशंस ये फुलफिल नहीं करते हैं। मतलब xt को अगर आप जो है ना, मतलब इसको नॉर्मल अगर आप एडिटिव में लेके जाएं तो ये आपके पास जो है ना फुलफिल नहीं करता उस कंडीशन को। खुद करके ट्राई करना एक दफ़ा, ये हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं। तो अच्छा, यहाँ पे अक्सर कुछ समझ में आया कि नहीं, मतलब जो आपने सवाल पूछा था? मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, अगर आप चैट विंडो पर ही लिख दो। ठीक है, दैट्स फाइन, गुड। तो ये है कि हमारे पास, अच्छा यहाँ पर ये सारे के सारे, एक मिनट, कोई और क्लियर, दैट्स फाइन, ठीक है। अच्छा, हमारे पास आर एल और सी एलिमेंट जो आपके पास हैं, ये तीनों, क्योंकि जो डेरिवेटिव्स आपके पास, इंटीग्रल का जो ऑपरेशन है, ये आपके पास लीनियर ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इज अ लीनियर ऑपरेटर। और ये जो बात अभी अक्सर ने पूछी थी, एग्जैक्टली वो यहाँ पे सामने बनी हुई भी है। तो ये आपके पास दिस इज एन अफाइन सिस्टम। ये आगे रेड में जो है दिस इज अफाइन सिस्टम, जिसके अंदर ऑफसेट मौजूद है, और जो ब्लू आपके पास दैट्स अ लीनियर सिस्टम, और ये आगे नॉन लीनियर सिस्टम है। अच्छा, ये बात यहाँ जहन में रखिएगा कि आपके पास बहुत दफ़ा ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ से हमको अंदाज़ा नहीं होता है कि आपके पास ये सिस्टम लीनियर या नहीं है। मतलब ये कि यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये आपके पास वो सिस्टम जो था वो देखने में लीनियर, के आपके पास ये v=i सिस्टम है, और ये ब्लू लाइन जो आपके पास ये ओरिजिन से पास कर रही है। लेकिन लेट सपोज आपके पास एक सिस्टम है जो नॉर्मल हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन का आउटपुट आपके पास होता है लाइक दिस। अब कहने को, अब बहुत दफ़ा मैं इंटरव्यू में सवाल पूछता था, बच्चों को कुछ आइडिया नहीं होता था कि भाई ये क्या चीज़ है, क्या मैं ये ऐसा भी कभी लीनियर सिस्टम हो सकता है या नहीं हो सकता। ये ग्राफ आपके पास जो है ना, ये दिस इज अ टाइम रिस्पांस ऑफ अ लीनियर सिस्टम। तो बिल्कुल आपके पास ये जो है ना एक लीनियर सिस्टम हो सकता है, अगर जो इस सिग्नल को जनरेट कर रहा है सिस्टम वो खुद लीनियर है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये चीज़ें डिफरेंट हैं और इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपके पास सिस्टम जो है, मैं दोबारा यहाँ पर ये बात लिख देता हूँ कि आपके पास एक सिस्टम है, लेट्स सपोज 1/s² + 2s + 10। यह अगर एक सिस्टम है 1/s² + 2s + 10, और इसको मैंने एक स्टेप इनपुट अप्लाई किया, दैट इज दिस इनपुट, और मेरे पास जो सिस्टम का आउटपुट आया दैट इज दिस। ये मेरे पास आउटपुट है। अब ये आउटपुट विजुअली देखने से आप कहेंगे कि ये कैसे लीनियर हो सकता है, जबकि दिस इज अ लीनियर सिस्टम। और मैंने इसको इनपुट अप्लाई किया, मेरे पास आउटपुट आया, तो दिस इज एन आउटपुट ऑफ अ लीनियर सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने जो है सिंपल जैसे यहाँ पे ग्राफ को देखा कि भाई ये जो है ना आपके पास एक लाइन है, सिंपल लाइन है, तो लीनियर सिस्टम है। लीनियर सिस्टम यहाँ पर उसने एक सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया था कि जी आपके पास yt = xt वाले सिस्टम्स आपके पास
लीनियर होता है, लेकिन वाई टी एक्स टी प्लस सम ऑफ सेट, दिस सी इज सम ऑफ सेट, दीज आर अफाइन सिस्टम्स। अब खुद इसको प्रूव करना कि आपके पास लीनियर सिस्टम क्यों नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। ऑल्सो केवीएल एंड केसीएल आर लीनियर कंस्ट्रेंट्स, व्हेन पुट टुगेदर वी हैव अ लीनियर सिस्टम। तो आपके पास ये है कि ये वी गेट अ फाइनल लीनियर सिस्टम। एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम, ये एक सिस्टम जो हमारे लैब के अंदर भी, मतलब जो रोबोटिक्स लैब के अंदर, ये एक सिंपल कपल टैंक सिस्टम है। ये नस्ट में एक स्टूडेंट था मेरा, ये उसने डिज़ाइन किया था बेसिकली कंट्रोल्स के अंदर। ये टेस्टिंग का स्टैंडर्ड सिस्टम है, दिस इज अ नॉन लीनियर सिस्टम। तो ये उसकी नॉन लीनियर इक्वेशंस है, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ नॉन लीनियर। मैंने सिंपल यहाँ पे इसलिए इंक्लूड की ताकि आपको आइडिया हो कि भाई रियलिस्टिक सिस्टम की नॉन लीनियर इक्वेशंस वो कैसे हैं। तो आपके पास ये, मतलब इसको अंडरस्टैंड करना आपको ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, और आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फर्स्ट टैंक, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ द सेकंड टैंक, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेकंड टैंक। और आपके पास ये इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं पानी के। और फिर आपके पास जो बर्नौली इक्वेशन यहाँ पर, और दीज आर Q01 आपके पास इज दिस वन, एंड Q02 इज दिस वन, अल्फा 2 एंड Q03 इज दिस वन। तो आपके पास दीज ऑल फॉर्म टुगेदर अ नॉन लीनियर सिस्टम, मतलब इसके अंदर अंडर रूट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो आपके पास ये चीज़, तो इसका फिर आप लेप्लास लेके इसका एनालिसिस नहीं कर सकते। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ नॉन लीनियर सिस्टम। और लीनियर सिस्टम आपके पास जितने भी ट्रांसफर फंक्शंस बनते हैं, सब कुछ है, ये सब आपके लीनियर सिस्टम्स की एग्जांपल है। तो ये ब्रीफ ओवरव्यू हो गया हमारे पास सिस्टम्स का। नाउ वी मूव ऑन कि जब हम एग्जैक्टली जो है स्टेट स्पेस मॉडल्स की बात करते हैं और लीनियराइजेशन की बात करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। स्टेट स्पेस मॉडल्स हम क्यों देखते हैं, क्यों पढ़ते हैं, और फिर हमारे पास लीनियराइजेशन, हमारे पास उसका क्या एडवांटेज है। तो अच्छा, पता नहीं, शायद नमाज से पहले मैंने जो है ना, ये असल में स्क्रीन कैप्चर मैंने इसलिए की थी ये अटेंडेंस के लिए, क्योंकि वो अटेंडेंस एक मैंडेटरी चीज़ है। लेकिन अब मसला है कि इसमें अभी भी कोई नहीं है। मतलब ये है कि पहले मुझे लग रहा था कि शायद जो है ना वो मतलब 13 स्टूडेंट्स थे। अभी जो मेरे पास, मतलब आपके पास भी ये विंडो क्लियर होगी, मैं भी इसको मेरे पास बहरहाल ये कि ये पार्टिसिपेंट्स हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। और why state space models for linear systems? State space models are set of equations of a particular form with several useful attributes, or their form contributes to an intuitive understanding of the behavior of many dynamical systems. तो अगर बहुत सारे dynamical systems जो है उसकी हम बहुत डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं with the help of state space models. और state space models are used for linear as well as non-linear systems, दोनों में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन लीनियर सिस्टम में एप्लीकेबिलिटी इसकी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मेट्रिसेस एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा, जो कि यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका एनालिसिस, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और efficient computational techniques are available for solving them because these come from linear algebra। और linear algebra की आपके पास बड़ी बड़ी जो है ना, आपके पास उसकी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं और बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी उसमें काम हुआ हुआ है। तो ये है कि वो सारी की सारी चीज़ें, फीचर्स जो है ना, फिर आप वहाँ से उठा के, मतलब जैसे आपके पास ऑर्थोगोनलाइजेशन है, या ग्राम श्मिट्स है, या आपके पास मतलब बेसिस वेक्टर्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे वेल एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास लीनियर अलजेब्रा के अंदर। डायमेंशन ऑफ स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस क्या होती है, और ये कि वहाँ वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे यूटिलाइज करके then you can analyze a system in a much better way, or a large body of theory is available for analyzing them. That's why we go for state space models, ठीक है। मतलब मैं एक बहुत बेसिक सी आपको बात बताता हूँ कि जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शंस होते हैं, ट्रांसफर फंक्शंस आर ऑफ लीनियर सिस्टम्स। लेकिन ट्रांसफर फंक्शन का मसला ये होता है, ट्रांसफर फंक्शंस ये अगर मेरे पास, मतलब ये कि एक सिस्टम है, सीसो सिस्टम, और आपके पास उसका एक इनपुट है, लेट्स सपोज कॉल दिस xt एंड कॉल दिस yt, और ये आपके पास फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है। फोर्थ ऑर्डर सिस्टम का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास इसके, इस सिस्टम के अंदर आपके पास इसके 4 स्टेट्स हैं या 4 स्टेट वेरिएबल्स हैं। और ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ys ओवर xs, इसके सिस्टम के अंदर 4 पोल्स हैं, लेट्स सपोज s4 प्लस sq प्लस s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। तो ये फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है। या अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में इसको मैं लिखूंगा तो मैं कहूँगा y4 प्लस y3
x3 dot y2 plus y dot plus y is equal to let's suppose xt, मतलब ये t मैंने सब में से, ये इस तरह का सिस्टम है। अब मसला ये है कि जब मैं इसको एनालाइज करता हूँ तो यहाँ पर जो सिंपल मैं एनालाइज कर सकता हूँ वो ये एनालाइज कर सकता हूँ कि ये मैंने xt को एक इनपुट दिया, लेट्स सपोज मैंने कोई इनपुट दिया xt को, तो मैक्सिमम यहाँ पर मेरे पास जो आउटपुट आएगा दैट आउटपुट विल बी like this in the case of a transfer function model, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन आपके पास जो होता है, ट्रांसफर फंक्शन आपके पास होता है इनपुट आउटपुट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि जी मेरे पास लेट सपोज ये कोई ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर मेरे पास सिस्टम की जो है ना वो वेलोसिटी भी थी और सिस्टम की एक्सेलरेशन भी थी, और एक्सेलरेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको पता नहीं है मैकेनिकल या डायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है, मुझे एग्जैक्टली जहन में नहीं है, स्नैप या जर्क कहते हैं, मेरे हिसाब से स्नैप कहते हैं, गालिबन स्नैप कहते हैं उसको। तो मतलब ये आई हैव एक्स टी, लेट्स सपोज कॉल दिस वाई टी, ये मेरे पास इसकी डिस्प्लेसमेंट भी है दैट इज वाई टी, मेरे पास वेलोसिटी भी है, मेरे पास एक्सेलरेशन भी है, मेरे पास स्नैप भी है, मेरे पास जर्क भी है। अब ये सारे के सारे मेरे पास जो है ना लेट सपोज मैं इसको एनालाइज करना चाहता हूँ कि जी मैं देखना चाहता हूँ कि जी मेरे सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या है जब मैंने ये अप्लाई किया। ट्रांसफर फंक्शन आपको ये अलाउ नहीं कर रहा। ट्रांसफर फंक्शन कहता है कि जी आपके पास इनपुट है और सिस्टम का आउटपुट है। अगर मुझे कोई इंटरनल वेरिएबल, जो कि अभी ये बात और डिटेल में आएगी, अगर मुझे इंटरनल वेरिएबल को स्टडी करना है, जैसे ये सारे के सारे आपके पास इंटरनल वेरिएबल्स हैं, मुझे ट्रांसफर फंक्शन ये अलाउ नहीं करता। वो कहता है भाई ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये उसका रिलेशन है, तुम इनपुट अप्लाई करोगे, ये आउटपुट उसका आ जाएगा फॉर जीरो इनिशियल कंडीशंस। लेकिन ये है कि स्टेट स्पेस के अंदर हम इसको देख सकते हैं, स्टेट स्पेस के अंदर हम इसको जो है ना बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये कि ये उसका एडवांटेज है। और concept of state, the state of a system at t naught is the information at t naught that together with u t naught to infinity, तो आपके पास uniquely determines the behavior of the system for t greater than t naught। तो ये कि if I have the state of a system, this is time, or I have the state of the system at t naught, let's suppose I'll call this t naught, कि जी at this point मेरे पास इंफॉर्मेशन थी सिस्टम की स्टेट की। लेट सपोज यहाँ पे ये असल में जो लिखा हुआ है स्टेट ऑफ अ सिस्टम, अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो 2 स्टेट्स होंगी, थर्ड ऑर्डर सिस्टम में 3 स्टेट्स हैं, जितने ऑर्डर का सिस्टम होता है उतनी स्टेट्स होती हैं। लेट सपोज मेरे पास ये जो है ना एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो ये उसकी स्टेट हो गई। अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि व्हाट इज एक्स टी नॉट एट टी नॉट, तो वो कहता है कि इफ़ यू नो दिस स्टेट ऑफ द सिस्टम ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम, और आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, यू हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ द इनपुट, मेरे पास इनपुट जो है लेट सपोज वो ऐसे मूव कर रहा है यू टी नॉट, दिस इज यू फ्रॉम टी नॉट टू इन्फिनिटी। ठीक है, आपको इन ब्रैकेट्स का डेफिनेटली आइडिया होगा कि आपके पास दिस इज इंक्लूडेड एंड दिस इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो आपके पास नॉर्मली मैथ्स में इसको इसी तरह लिखते हैं कि फ्रॉम यू टी नॉट टू इन्फिनिटी यू हैव द इंफॉर्मेशन। तो वो कहता है कि टुगेदर विद दिस यूनिकली डिटरमिन्स द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम फॉर टी ग्रेटर देन टी नॉट। तो टी ग्रेटर देन टी नॉट का मतलब है कि ये सारा रीजन, दिस इज टी ग्रेटर देन टी नॉट। तो इस पर मेरा जो है ना सिस्टम क्या बिहेव करेगा, क्या वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्या वो ऑसिलेशंस में चला जाएगा, या क्या वो डाई कर जाएगा, क्या होगा। अगर मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन एक्स टी नॉट की पता चल जाए और येलो इंफॉर्मेशन मतलब ये कि मेरे पास इनपुट क्या है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे पास सिस्टम किस तरह इवॉल्व करेगा सारी स्टेट्स उसकी। तो दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग कि जी मेरे पास अगर जो अभी मैंने डायग्राम पहले बनाया है उस डायग्राम के अंदर आपके पास ये चीज़ है कि जी मेरे पास ये एक्स टी था और मेरे पास ये वाई टी है, और इस एक्स टी वाई टी के अंदर मेरे पास जितनी भी सिस्टम की स्टेट्स हैं, ये यहाँ से आपके पास वाई डॉट हो गई, ये वाई डबल डॉट हो गई, ये वाई ट्रिपल डॉट, ये सारी की सारी आपके पास
तो इन स्टेट्स के साथ क्या होगा, क्या आपके पास ये स्टेट डाइवर्ज कर जाएगी, ये स्टेट जो है ना मतलब ये कि कन्वर्ज कर जाएगी, क्या होगा इन स्टेट्स के साथ इंटरनली, सारी स्टेट्स के साथ अलोंग विद द आउटपुट। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे स्टेट स्पेस मॉडल बताता है, ट्रांसफर फंक्शन ऐसी कोई चीज़ नहीं बताता। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनिशियल कंडीशंस नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपके पास जितनी भी स्टेट वेरिएबल्स हैं उतनी नंबर ऑफ इनिशियल कंडीशंस होंगी, उतनी स्टेट्स होंगे सिस्टम का, उतना सिस्टम का ऑर्डर होगा। मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको अंदाजा है, सब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं कि उसके अंदर दो आपके पास इनिशियल कंडीशन चाहिए होती हैं। इसी तरह आपके पास अगर सेकंड ऑर्डर आपके पास डिफरेंस इक्वेशन है तो उसके अंदर आपके पास दो स्टेट्स चाहिए होती हैं टू सॉल्व द सिस्टम, टू डिटरमिन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, फॉर एन RLC circuit the number of state variables is the total number of C's plus number of L's except for degenerated cases। तो मतलब वो हम बाद में देखेंगे degenerate केस क्या होता है, लेकिन ये है कि आपके पास जितने भी स्टेट वेरिएबल्स आपके पास वो कहलाते हैं जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स होते हैं। आई कैन राइट हियर एनर्जी storing elements, they form the state of the system। तो यहाँ पे सीधी बात है, मेरे पास RLC सर्किट के अंदर जो चीज़ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होती है दैट इज द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर। तो वो चीज़ जो है ना, अच्छा एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इज दिस द यूनिक वे टू चूज स्टेट वेरिएबल्स? नो, स्टेट वेरिएबल्स आपके पास जिस तरह बेसिस वेक्टर्स होते हैं आपके पास इन अ वेक्टर स्पेस, क्या आपके पास बेसिस वेक्टर्स कैन बी एनी वेक्टर्स, एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो ये है कि इसी तरह आपके पास जो स्टेट्स हैं वो भी सिस्टम की आपके पास कोई भी वो स्टेट्स हो सकती हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हों। ठीक है, बहरहाल शायद ये कॉन्सेप्ट, ये लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। मैं एक बहुत बेसिक डायग्राम से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट डू आई मीन बाय दिस। कि जी आपके पास लेट्स सपोज यू आर वर्किंग इन R स्क्वायर इन अ 2 डायमेंशनल स्पेस और यू हैव लेट्स सपोज x1 एंड x2। तो हम ये कहते हैं कि जी ये दो वेक्टर्स जो हैं ये आपके पास लेट्स सपोज ये दो यूनिट वेक्टर्स हैं, द I एंड द J। So I can express any vector, no matter where the vector lies with respect to these two unit vectors which are called the basis vectors। ठीक है, मतलब अगर ये सब इंटर की बातें हैं उसके अंदर आपने बहुत गौर से देखा, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी कि I have a vector, let's suppose A is this vector, I can say that this is 3i plus 4j। तो ये आपके पास दो जो है ना, ये दो, ये आपके पास दे आर द बेसिस वेक्टर्स। जितनी डायमेंशन की स्पेस होती है उतने बेसिस वेक्टर्स होते हैं। जैसे ये 2 डायमेंशनल स्पेस है तो आपके पास 2 बेसिस वेक्टर्स हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस होगी 3 बेसिस वेक्टर्स होंगे। यहाँ पर जो बात ये है, क्या ये बेसिस वेक्टर्स यूनिक होते हैं? नहीं, ये यूनिक नहीं है। क्यों यूनिक नहीं है? आई कैन डिफाइन अनदर सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स। लेट्स सपोज मेरी मर्जी है, मैंने जो है ना मतलब ये है कि मेरा सिस्टम ऐसा था कि जी मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट था कि मैं अपने वेक्टर्स को इस तरह रिप्रेजेंट करूं। लेट्स सपोज मेरी मर्जी थी कि भाई मैं इस तरह करके, तो दीज आर न्यू सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स। तो ये जो मेरे पास वेक्टर ए है, दिस वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ अपनी मर्जी से, मैं कहता हूँ जी W एंड U। तो मेरे पास दिस इज let's suppose 7u plus 5 whatever। so this is new set of basis vectors। ये सब लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट हैं। मुझे अंदाजा नहीं आप लोगों को किस लेवल पे ये चीज़ पढ़ाई गई है, आपको कितना आइडिया है, लेकिन सिंपल बात यहाँ पर ये है कि 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर आपके पास 2 वेक्टर्स चाहिए होते हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये जो आपके पास 2 सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स हैं ये बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक सेट आपको लिखा IJ, दूसरा मैंने लिखा आपके पास UW। मैं इसी तरह कोई इनफाइनाइटली मेनी मैं बेसिस वेक्टर डिफाइन कर सकता हूँ जो कि इस वेक्टर स्पेस को स्पैन करें, कवर करें। मतलब ये कि एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट आपके पास स्टेट वेरिएबल्स के अंदर आता है। स्टेट वेरिएबल्स के अंदर मिसाल के तौर पे अभी आगे आएगी वो ज़्यादा एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगी कि उसके अंदर एक ही सिस्टम है। अगर मैं क्विकली आगे चला जाऊं तो मैं पहले वो बात आपको बता दूं, देन मैं यहाँ से बात समझा देता हूँ। ये जो मैं अभी बात सारी कह रहा हूँ
कि जी यहाँ पर मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, तो मेरे पास दो स्टेट्स होंगी सिस्टम की, दो से ज़्यादा नहीं हो सकती। वो स्टेट्स क्या हो, वो ये हो सकती हैं IL, मैं ये कहता हूँ कि जी वो दो स्टेट्स, कौन सी दो स्टेट्स हो सकती हैं, वो दो स्टेट्स जो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड ना करें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ILT एंड ICT, ये दो स्टेट्स हो सकती हैं जो इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, इसमें दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट ये है, दूसरा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट ये है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि जी मैं कहूँ कि जी VLT, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अच्छा, मैं कह सकता हूँ नहीं यार ये मेरे लिए फिजिबल नहीं है, मैं चाहता हूँ ILT एंड VCT। अच्छा, किसी और बाज़ रिक्वायरमेंट के अंदर हो सकता है जी आपको पॉसिबल होगा जी मुझे जो है ना वो VLT और ICT चाहिए, तो यू हैव मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, इवन अदर्स। मतलब ये है कि इनके जो है ना मतलब ये कि आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन से यू कैन हैव मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो स्टेट ये ज़रूर है कि आपके पास स्टेट 2 होंगी या 3 होंगी या 4 होंगी, ये फिक्स्ड होता है। जैसे आपके पास एक वेक्टर स्पेस का सर एक सवाल है, हाँ हाँ पूछो। अच्छा यार, मुझे दोनों भी मिल जाए कुछ चुप होने का, तुम लोग कुछ तो बात करो, बैठ के सुनते रहते हो, सर नहीं पता नहीं मौजूद भी। दोनों एक से रिलेटेड हो सकते हैं, यानी कि इंडक्टर मैंने VLT और ILT ले लिया अगर स्टेट दो, हाँ या अलग दोनों से नहीं, रिलेटेड, नहीं, यानी नहीं, कि मसला ये है कि तुम उस तरह भी कर सकते हो, लेकिन फिर वो पूरी कंप्लीट सिस्टम डिस्क्रिप्शन नहीं बनेगी। मतलब ये कि बात है कि अभी मेरे पास दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स थे, तो मैं दोनों का एक एक लूंगा ना। सही। मतलब मैं कोई चीज़ ऐसी ज़रूर लूंगा कि भाई मतलब ये कि वो कुछ इंडक्टर का मुझे बता रहा हो, कुछ कैपेसिटर का मुझे बता रहा हो। सही। तो दोनों स्टेट्स अगर मैं ले ली कैपेसिटर की, तो मेरे पास इंडक्टर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होगी स्टेट स्पेस के अंदर। सही सर। कोई और अगर किसी को सवाल पूछना है, या अगर तुम लोग बैठे हुए हो, अगर कोई बात पूछनी है, कोई कंफ्यूजिंग चीज़ है? नहीं सर, अभी तक तो क्लियर है चीज़ें। नो सर। थोड़ा जोर से बोलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मेरे वाकई में स्पीकर का अजीब मसला है। मैं कह रहा हूँ सर अभी तक चीज़ें क्लियर हैं, कुछ होगा तो फिर पूछेंगे आपसे। सही है भाई, दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं। तुम बिलाल बात कर रहे थे? सर मैं बिलाल बात कर रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ, बिलाल, दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या फिर तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जब भी आदमी बिल्कुल खामोश बैठे हुए होते हैं कि भाई, या फिर ये होता है कि भाई सब कुछ समझ में आ रहा है, तुम कह रहे हो सब समझ में आ रहा है। जी जी सर। अच्छा, जैद ने भी ये बात लिखी है, चलो होपफुली कि कुछ फ़ायदा हो तुम लोगों को। तुम आगे चलते हैं, ये सब बात क्लियर हो गई। अच्छा, जो आखिरी बात थी वो मैं समझा रहा था, इज दिस द यूनिक वे टू चूज द स्टेट वेरिएबल्स? नो, दे कैन बी मेनी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस। हम आगे चलते हैं। Any invertible transformation of the above can serve as a state variable as a state. अभी invertible ट्रांस, अब तुम ये देखो कि जी मेरे पास यहाँ पर उन्होंने इस कॉम्बिनेशन को 2VI प्लस IT और IT, इसको उसने जो है ना एक कॉम्बिनेशन का, और उसने कहा कि ये नई रिप्रेजेंट है। जबकि फिजिकली तुम में से जितने लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता, लेकिन तुम्हें से जो भी अंडरस्टैंड करते हैं तुम्हें अंदाजा होगा कि भाई ये जो क्वांटिटी है ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। मतलब आई एम एडिंग 2 times द वोल्टेज प्लस करंट, दिस इज अ नॉन रियलाइजेबल क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड विद अ सेंसर। लेकिन वो मैथमेटिकली बात तुम्हें समझाना चाह रहा है कि भाई तुम ये भी कर सकते हो। तो वो चीज़ है कि आपके पास, और इसकी कोई इन्वर्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन वो भी आप कर सकते हैं। ऑल्दो द नंबर ऑफ स्टेट, या तो वोल्टेजेस आपस में ऐड अप करेंगे, या तो फिर करंट्स। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि आपके पास कम से कम डायमेंशन, तो उसका मतलब ये है कि वो क्वांटिटी जो है फिजिकली रियलाइजेबल तो हो आपके पास, के दो वोल्टेज या दो करंट्स आपस में ऐड हो के चलो आप एक नया आपने स्टेट वेरिएबल बना रहे हैं फॉर सम रीजन आप बना रहे हैं, लेकिन ये कि वो इट शुड मेक सम सेंस फिजिकली। मतलब मैथमेटिकली तो आप सॉल्व कर देंगे, लेकिन उस मैथ्स का क्या फायदा होगा जिसकी फिजिकल कोई एप्लीकेशन नहीं है। बिल्कुल सही। तो अच्छा, ऑल्दो द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स रिमेन 2, दे कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, क्योंकि दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। देयर आर इनफाइनाइट, ये जो बात मैं बार बार समझा रहा था, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। ऑर्डर ऑफ डायमेंशन ऑफ अ सिस्टम, अच्छा ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, ये और होना चाहिए, ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ सिस्टम। द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, जितने स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, इफ द डायमेंशन इज अ फाइनाइट नंबर, फाइनाइट डायमेंशन और लम्प्ड सिस्टम। तो हमारे पास हम जनरली जो बात करते हैं वो हम
फाइनाइट डायमेंशनल सिस्टम की करते हैं, लम्प सिस्टम की। हम इनफाइनाइट डायमेंशनल सिस्टम की या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात नहीं करते। मैं क्विकली बीच बीच में एग्जांपल इसलिए देता हूँ ताकि तुम लोग को कम से कम, तुम लोग जिस इंजीनियरिंग लेवल पर हो तो तुम लोग को आइडिया हो। हमारी एक फील्ड है बहुत बड़ी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल्स कहते हैं। उसके अंदर आपके पास लेट सपोज ये यू हैव अ मेटालिक प्लेट। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल से कि जी इनफाइनाइट डायमेंशनल सिस्टम आपके पास क्या होता है, उसके क्या मसाइल हैं। कि जी आपके पास लेट सपोज बहुत सिंपल एग्जांपल, यहाँ पे एक हीटिंग एलिमेंट तुमने लगाया और इसने जो है ना मतलब ये है कि ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है यहाँ पे, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट गोज लाइक दिस, इट गोज समथिंग लाइक दिस। कि जी यहाँ इस पॉइंट पे स्पेशली टेम्परेचर आपके पास लेट सपोज इट्स 80 डिग्री सेंटीग्रेड। एज यू मूव अवे on the positive x axis your temperature goes down. यहाँ पे इस point पे somewhere you have a temperature of let's suppose 40 degree centigrade and at this point you have a temperature of 10 degrees 20 degree centigrade. तो इस तरह की चीज आपके पास है। तो अब ये जो आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट है, अब जब हम इसको मॉडल करते हैं तो वी मॉडल यूजिंग एन इनफाइनाइट डायमेंशनल सिस्टम। जब इसकी मॉडलिंग कर रहे होते हैं हम इसको लम्प सिस्टम से मॉडल नहीं करते। जैसे ये लम्प सिस्टम है, लम्प सिस्टम का मतलब ये है कि जी आपके पास जैसे सर्किट्स हैं कि जी रजिस्टर है, उसकी एक रेजिस्टेंस है और एक लम्प्ड एलिमेंट है, कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस उसकी लम्प्ड एलिमेंट है। तो लम्प्ड हम उसको कहते हैं। एक आपके पास एक मास है, उसके स्प्रिंग कनेक्टेड है, उससे जो है ना आपके पास कोई एक डैम्पर कनेक्टेड है, तो वो जो डैम्पर है या पिस्टन है वो एक लम्प्ड एलिमेंट है, मास एक लम्प्ड एलिमेंट है। ये कॉन्सेप्ट लम्प्ड का होता है। इनफाइनाइट डायमेंशनल का ये वाली एग्जांपल जैसे आपके पास जिसके अंदर अब तुम इसके जो है ना मतलब ये कि you make a grid as fine as possible and then you analyze one basic grid और फिर तुम अलग ग्रिड, तो वो बात है। तो हर यहाँ पे जो है ना आपके पास डिफरेंट उसके टेम्परेचर्स होंगे, डिफरेंट उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा आपके पास। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम इन चीज़ों को डिस्कस इस कोर्स में नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि दिस इज इनफाइनाइट डायमेंशनल सिस्टम। डेफिनेशंस: सिस्टम वेरिएबल, एनी वेरिएबल दैट रिस्पॉन्ड्स टू एन इनपुट और इनिशियल कंडीशन इज अ सिस्टम। तो मतलब ये है कि हर वो चीज़ सिस्टम वेरिएबल कहलाती है। अब रजिस्टर है, क्या रजिस्टर की रेजिस्टेंस को मैं स्टेट वेरिएबल ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? क्या ख्याल है तुम लोगों का? तो वैसे नहीं लेना ले तो नहीं चाहिए। अगर वेरिएबल रजिस्टर है तो फिर रेस हो सकता है, अगर हम वेरिएबल रजिस्टर की बात करें। वेरिएबल रजिस्टर को भी मतलब हम ये कहते हैं कि सिस्टम का पैरामीटर जो है ना, सिस्टम पैरामीटर शुड रिमेन फिक्स्ड। मतलब सर वो इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रही ना, मतलब वो तो बेसिकली इनपुट चेंज कर रहा है। वेरिएबल रजिस्टर है ना, वो तो आपके पास एक मैनुअल इनपुट है ना। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इस कमरे के अंदर मुझे जो है ना, आपको एक कमरे में मुझे जो है ना वो कूलिंग करनी है या हीटिंग करनी है, थर्मिस्टर वगैरह जो होंगे फिर वो नहीं होंगे? क्या कह रहे हो बिलाल? थर्मिस्टर या एलडीआर जो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस वेरी कर रही होती है, हाँ, फिर वो मतलब ये कि जो चीज मैनुअली आप कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, मतलब ये है कि बहरहाल मतलब ये है कि वो सिस्टम पे इम्पैक्ट उसका हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मैंने ये एक सिंपल चीज ड्रॉ की, एक बॉक्स है उसमें एक ये रेड आपके पास जो है ना ये एक एग्जिट आपके पास उसका ट्रेन कह लो, कोई आपके पास एक लिक्विड को मेंटेन करने की कोई आपके पास एक बॉक्स है या फिर एक टेम्परेचर कंट्रोल करना है इस बॉक्स के अंदर। तो अगर इसको मैं ओपन या क्लोज मैनुअली कर रहा हूँ तो आपके पास फिर हम ये नहीं कहते कि ये इनपुट डिपेंडेंट है। ये आपके पास जो है एनी वेरिएबल दैट रिस्पॉन्ड्स टू एन इनपुट, तो मतलब ये है कि उसका इनपुट से कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। जब मैं इनपुट चेंज करूँ सिस्टम की तो उस वो जो भी पैरामीटर है, चाहे वो करंट है, वोल्टेज है, व्हाटएवर दिस दैट इज, इट शुड चेंज बेस्ड ऑन द इनपुट। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो सिस्टम वेरिएबल नहीं बन सकता, ठीक है। मैं ये बात असल में समझाना चाह रहा था। ठीक है सर। स्टेट वेरिएबल्स आपके पास smallest set of linearly independent system variables such that the values of the members of the set at time t naught along with known forcing functions completely determine the value of all system variables। ये बड़ी गाड़ी इंग्लिश लिखी हुई है इसके अंदर और ये सारी बात जो है ये मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। मैं दोबारा तुम्हें बताता हूँ कि स्मॉलेस्ट सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम वेरिएबल्स कि आपके पास ये है कि इससे और कम पे जाएंगे तो सिस्टम को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर मेरे पास एक सर्किट है, उसके अंदर रजिस्टर है, उसके अंदर कैपेसिटर हो गया और उसके अंदर आपके पास इंडक्टर है। मुझे ये पता है कि आपके पास इसके अंदर दो स्टेट वेरिएबल्स हैं, ये आर स्क्वायर ये 2 डायमेंशनल स्पेस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेट सपोज वीसी, लेट सपोज कि जी आपके पास वीसी और आईएल पर। तो ये कि मैं इससे कम पर नहीं जा सकता, मैं R1 पर जाके इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकता इस सिस्टम को। तो पहली बात तो ये हो गई। और ये दोनों को लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए।
लीनियर इंडिपेंडेंट की क्या कंडीशन है, वो जब लीनियर अलजेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगा। तुम में से अक्सर ने देखे होंगे अपने अंडरग्रेड में, लेकिन ना उस वक्त समझ में आते हैं और बहुत चीज़ें बोरिंग लगती हैं। मतलब लीनियर अलजेब्रा सबने पढ़ा होगा, लेकिन बिल्कुल हमें उसके कॉन्सेप्ट्स ना क्लियर होते हैं ना समझ में आते हैं। बस गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन करनी है, क्यों करनी है कुछ पता नहीं है हमें। जो है ना मतलब ये है कि वो उसके अंदर और एशलॉन फॉर्म बनाना है और उसके अंदर जो है ना हमारे पास आइगन वैल्यूज निकालनी है, कुछ पता नहीं होता ये क्या चीज़ है, लेकिन वो सारी की सारी आगे इंजीनियरिंग में अप्लाई होती हैं। और वो डिपेंड करता है आप लोग के अपने इंटरेस्ट पे। मतलब हमने उसको बहुत ज़्यादा अप्लाई किया, देखा उसका बहुत एडवांटेज होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग का। तो ये बात जो उसने यहाँ पे कही है कि वो स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स कि उससे कम पर आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एंड दे शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। और ये कि वो अलोंग विद द फोर्सिंग फंक्शन, यहाँ पे देखो ये सब बातें इसने कही हैं जो कि ट्रांसफर फंक्शन में ऐसी कोई बात नहीं होती। अलोंग विद नोन फोर्सिंग फंक्शन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमारे पास हो गया कि जी अगर आपको इनपुट भी नोन है और स्टेट वेरिएबल्स की इनिशियल कंडीशंस भी नोन हैं, then you can completely determine the system, then you can only completely determine the system। ये बात मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो पिछली वाली लेक्चर में ये जो इक्वेशन मैंने दिखाई थी वहाँ पे वो मैथ्स लिखा हुआ था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये नॉर्मल आपका अंडरग्रेड वाली चीज़ नहीं है जो अंडरग्रेड में हम लोगों को बताई जाती है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये कंप्लीट पिक्चर है, ये कंप्लीट पिक्चर। ये दोबारा बात आ गई ई माइनस आर एल आर बाई एल टी माइनस टी नॉट आई टी नॉट। ये आई टी नॉट जो है ना ये इनिशियल कंडीशन है ऑफ द वेरिएबल, ऑफ द स्टेट वेरिएबल। दिस अलोंग विद द इनपुट यू टाउ, ये फिर आपको पूरा सिस्टम की कंप्लीट पिक्चर देता है। तो वो यही बात यहाँ पे उसने स्टेट वेरिएबल्स में लिखी हुई है कि वो स्टेट वेरिएबल्स बन सकते हैं सारे के सारे जो मिनिमली डिफाइन करते हैं सिस्टम को, और ये है कि अलोंग विद द known forcing function that is the input, they completely define the system। state vector, a vector whose element जी सर एक चीज ये बताएं कि अगर मेरे सर्किट में एल नहीं होता, सिर्फ कैपेसिटर और रेजिस्टर होता, तब मैं दो स्टेट नहीं ले सकता था वी और आई, मैं सिर्फ एक कैपेसिटर का मैं ले सकता हूँ, लेकिन वो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहती हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट मतलब आपके पास ये होता है कि भाई जितनी आपके पास सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स है ना, आपने उतनी स्टेट्स लेनी है। अगर आप ज्यादा लेंगे ना तो किसी ना किसी पॉइंट पे पीछे वाली पे डिपेंड कर रही होंगी। सही, तो ये मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है। वेक्टर हुज एलिमेंट्स आर द स्टेट वेरिएबल्स, तो ये स्टेट वेक्टर आपके पास कहलाता है कि जी उसके सारे एलिमेंट्स आपके पास स्टेट वेरिएबल्स हैं। स्टेट स्पेस जिन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ी हो। अच्छा एक काम आप ये करें, आप लोग सारे जो है ना, क्योंकि साहब मेरे हिसाब से कितने 13 आदमी आप लोग बैठे हुए हैं, मुझे आप लोग हैंड रेस करके बताएं कि स्टेट वेरिएबल्स जो है ना अंडरग्रेड में किस किसने पढ़ा था और वाकई में समझ में आया था। हैंड रेस करके, मतलब आप तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट की विंडो आपको नजर आ रही होगी, स्टेट स्पेस के डिटेल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ताहिर ने पढ़ा था, गुड, वेरी गुड। और कौन कौन जिन्होंने पढ़ा था और जिनको डिटेल उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 आदमी, सही है, ठीक है। मतलब बाकी लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा 5 जैद भी हैं, ठीक है। 6 समिया, गुड। ये क्या चैट विंडो पे कुछ लिखा गया है? पढ़ा था, बिलाल ने कहा कि बट नॉट क्लियर। मुझे पता है बिलाल, ये जिन्होंने हाथ रेस किए हुए ना, मैं सभी एक बात अगर पूछूंगा ना, इनको किसी को आइडिया नहीं होगा पढ़ना। वो मैंने फिर जब ही हाथ रेस नहीं किया। हाँ वो मुझे अंदाजा है कि वो जिस तरह पढ़ा जाता है ना तो वो चीजें, लेकिन बहरहाल चलो पढ़ा है, कम से कम उसकी शक्ल देखी है। लेकिन बाकी लोगों ने तो शायद पता नहीं, उन्होंने इसको नहीं देखा इस चीज को। आयशा आप तो एनईडी की हो, आप लोगों ने इसको नहीं देखा है क्या? सर हम लोगों ने पढ़ा था लेकिन इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं जिन्होंने हाथ उठाए हैं माशाल्लाह उनसे भी आप 2 सवाल पूछेंगे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर आप किस यूनिवर्सिटी के हो? सर कीट के ही। अरे कीट के हो, कंट्रोल किससे पढ़ा है तुमने? सर अनवर पाशा। अच्छा अनवर पाशा साहब ने, अनवर पाशा साहब डिस्कस करते थे स्टेट वेरिएबल्स को क्या? सर वो बस एंड के एकदम लेक्चर्स में ओवर थ्रू उसका ओवरव्यू। तुमने माशाल्लाह हाथ सबसे पहले उठाया था माशाल्लाह। मैंने कहा पता नहीं तुम कहाँ के पढ़े हुए हो, क्योंकि सर वो आपने पूछा था कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा। हाँ मतलब शक्ल दिखी हुई है माशाल्लाह, बस सही है, ठीक है दैट्स फाइन, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं बैक टू आवर लेक्चर। ठीक है, हम कहाँ पे थे? ठीक है, स्टेट वेक्टर का मतलब ये होता है कि हमारे पास x1 x2 ऑल द स्टेट वेक्टर्स x and t, जितने भी स्टेट वेक्टर्स है, ठीक है। तो ये स्टेट वेक्टर आपके पास कहलाता है।
और आपके बाद द स्टेट स्पेस द n डायमेंशनल स्पेस whose axes are the state variables. This is a new term and is illustrated in figure 3.3. The state space का मतलब क्या होता है? स्टेट स्पेस मॉडलिंग जो हम कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं कि जी आपके पास the n dimensional space whose axes are the state variables. और यहाँ पे इसके डायग्राम अगर आप देखो तो आपको बात समझ में आएगी कि जी मेरे पास 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर तो ये बनाना पॉसिबल है, लेकिन अगर 3rd डायमेंशन ऐड हो जाए और आपके पास अगर 5 डायमेंशनल सिस्टम है, यू कांट विजुअलाइज दिस थिंग, तो देन ऑल द लीनियर अलजेब्रा मैथ्स जंप्स इन और फिर देन वी सॉल्व इट. यहाँ पर आपके पास 2 डायमेंशनल है और ये आपके पास वी आर, ये उसकी एक स्टेट है सिस्टम की, और आपके पास द सेकंड स्टेट इज वी सी. ठीक है, अब आप ये बात गौर से देखें कि वी आर जो है ना, वैसे वोल्टेज जो होता है आपके पास ऑफ अ रजिस्टर कोई एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे उसको स्टेट वेरिएबल के तौर पे लिया हुआ है. तो ये पॉसिबल है कि मैं ऐसे वेरिएबल्स भी ले सकता हूँ एज स्टेट वेरिएबल्स, लेकिन मुझे पता है कि भाई 2 सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, इसमें 2 स्टेट वेरिएबल्स है, इसमें 2 एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स, मैं 2 ही लूंगा. ठीक है, मैं ज्यादा ले सकता हूँ लेकिन फिर वो डीजेनरेट केस में जाता है. ठीक है, लेकिन मिनिमम मुझे 2 लेने चाहिए. अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ है? स्ट्रेट ट्रैजेक्टरी. इसमें 3 अलग बातें. स्ट्रेट ट्रैजेक्टरी हो गई x3, स्टेट वेक्टर और आपके पास स्टेट वेक्टर x4. यहाँ पे उसने ये बात कही है, चलो मैं वहां से रीड करता हूँ, और ये कि स्टेट किस तरह इवॉल्व कर रही है. मतलब ये वाला फिगर शायद पहले आपने ना देखा हो कि जी इसके अंदर आपके पास मैं कहता हूँ कि जी VC जो है ना, इट इज गोइंग लाइक दिस, और आपके पास VT क्या बोलते हैं, VR इज गोइंग लाइक दिस, एंड दिस इज टाइम. इन द टाइम आपके पास एक्सप्लिसिट है, यहाँ पे आपके पास टाइम जो है दैट इज इम्प्लिसिट. यहाँ पे द टाइम इज हिडन, यू डोंट नो द टाइम. और यहाँ पर वो ये कह रहा है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे पास क्या वैल्यू थी, मेरे पास VC और VR की क्या वैल्यू थी. तो आई कैन इजीली डिटरमिन बाय द कंपोनेंट्स कि जी मेरे पास ये VC की वैल्यू थी ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ द VR एट दिस पॉइंट इन टाइम, और इस पॉइंट पे मेरे पास VC की ये वैल्यू थी, दिस इज VR वैल्यू. अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे मूव कर गया, तो अब मेरे पास जो VR की ये वैल्यू है और मेरे पास VC की ये वैल्यू है. दिस इज द वैल्यू ऑफ VC और दिस इज द वैल्यू ऑफ VR. ठीक है, तो ये मेरे पास, और ये जो मेरे पास ट्रैजेक्टरी है, दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द स्टेट्स, मतलब ऑफ द कंप्लीट स्टेट्स. तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपके पास, लेकिन ये 2 डायमेंशनल के अंदर आप प्लॉट कर सकते हैं. 3 डायमेंशनल में भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ये कि उसके ऊपर तो आप इसको प्लॉट नहीं कर सकते. लेकिन ये कॉन्सेप्ट होता है कि हाउ द स्टेट्स आर मूविंग. हो सकता है कि जी आपके पास ये सिस्टम एक स्टेबल सिस्टम हो, ये मूव करते 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 के बिल्कुल मतलब आपके पास डाई डाउन कर जाए इन जीरो. हो सकता है ये सिस्टम आपके पास जो है ना, इट गोज इनटू पीरियोडिक ऑर्बिट. ये तुम्हारे पास जो है ना, ये इस कंडीशन में चला जाए कि जी आपके पास ये भी अल्टीमेटली जाके आपके पास ऑसिलेट करना शुरू कर दिया और ये भी आपके पास अल्टीमेट ऑसिलेट करना शुरू कर दिया. तो ये जो चीज आपके पास है, दिस इज डिपिक्टेड लाइक दिस. ठीक है, ये सारी बातें जब मतलब ये रिसर्च पेपर्स में जाते हो ना, तो वहाँ पे जब रिसर्च पेपर्स को उठा के देखते हो तो वो बहुत सारी चीजें इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं जो कि अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होता है. इनको पेपर्स में लिखना, रिसर्च पेपर्स में, ये मतलब एक आदमी को आप डायग्राम बना के दे देंगे, ही विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. इसलिए मतलब ये कोर्स इंपॉर्टेंट होता है कि भाई बहुत सारे कॉन्सेप्ट, अब ये वाली चीज़ें जो है ना, जिस जगह एस्टिमेशन है या कंट्रोल्स है या सिग्नल प्रोसेसिंग है, इमेज प्रोसेसिंग है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं. अच्छा, ये कि हमारे पास ये हो गया स्टेट इक्वेशन, यहाँ पर हो गई ये बात. अच्छा, दीज वेरिएबल्स फॉर्म द एक्सिस ऑफ द स्टेट स्पेस. ये एक्सिस बनाते हैं और ट्रैजेक्टरी कैन बी थॉट ऑफ एज बीइंग मैप्ड आउट बाय द स्टेट वेक्टर xt फॉर अ रेंज ऑफ t, ऑल्सो शोन एज अ स्टेट वेक्टर एट द पर्टिकुलर टाइम. तो ये सब बात मैं समझा दिया कि जो आपके पास ये ग्रीन थी, ये आपके पास स्टेट ट्रैजेक्टरी थी, ये पूरा जो है ना, ये किस तरह स्टेट सिस्टम के मूव कर रही हैं. ये हम मतलब स्टेट सिस्टम की स्टेट्स हम प्लॉट करेंगे ये मैटलैब के अंदर. ये आप लोगों को करना पड़ेगा. ये मतलब ये मैं सिखाऊंगा कि भाई ये स्टेट्स को हम विजुलाइज किस तरह करते हैं. अच्छा, a set of n simultaneous first order differential equations with n variables, where the n variables to be solved are the state variables. State equations किसको कहते हैं? हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सब डेफिनेशन के बाद, तो उससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसका क्या मतलब बनता है. a set of n simultaneous first order differential equations, ये बस आपके पास वो simultaneous equations है और आपके पास हम ये काम करते हैं कि आपके पास जितने ऑर्डर का सिस्टम होता है उतने
फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस के अंदर उसको ब्रेक कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर 10th ऑर्डर सिस्टम है ना, तो हम 10 आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको मतलब ये है कि सिंपलीफाई कर देते हैं सिस्टम को, और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और आउटपुट इक्वेशन, द अलजेब्रिक इक्वेशन दैट एक्सप्रेसेस द आउटपुट वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट वेरिएबल्स। अच्छा ये है कि यहाँ पर इट्स हाई टाइम कि मैं उसका पूरा जो है ना, हाँ, इंट्रोड्यूस करूँ इस फॉर्म को, x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu एंड y इज इक्वल टू cx प्लस du। तो आपके पास दिस इज, इसके बहुत सारे नाम हैं, तो हमारे पास इसको स्टेट इक्वेशन भी कहते हैं। दिस इज स्टेट इक्वेशन, और ये आगे बाद आउटपुट इक्वेशन है। अच्छा ये कि वो सारे आदमी जिन्होंने हाथ उठाया था माशाल्लाह, उनके हाथ अभी भी उठे हुए हैं, सिवाय एक तहरीम बेचारा डर गया, और पता नहीं और कौन जिसने जो है ना हाथ नीचे कर लिया। अच्छा ताहिर तुम बताओ, ये बताओ कि इसके अंदर जो है पोल्स की इंफॉर्मेशन कहाँ पर है? भाई हाथ ऊपर ही रहने दो, अभी तुम लोग डर के भागो नहीं। ताहिर और क्या बोलते हैं, अक्सा और समिया और कौन था? नो आइडिया। नो आइडिया क्या? अभी तुम लोगों ने 5-6 आदमियों ने हाथ उठाए हुए थे, भाग गए 3 आदमी। नहीं तो तो मैंने कहा था ना, पढ़ा था, लेकिन सर वो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो तुम में से चलो कौन बताएगा किसको आइडिया है कि भाई मेरे पास ये सिस्टम लिखा हुआ है, इसके अंदर मतलब मेरा सारा जो कोशिश है इस कोर्स से कि भाई कम से कम तुम इस मैथ्स को कोई दुनिया से रिलेट कर सको, इंजीनियरिंग वर्ल्ड से रिलेट कर सको। मेरे पास सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन के अंदर पोल्स होते हैं, सिस्टम की स्टेबिलिटी पोल्स पे डिपेंड करती है। तो ये कि इस इक्वेशन के अंदर मेरे पास पोल्स की इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, कौन बताएगा? सर ए के अंदर डिटरमिनेंट में नहीं होती है ना सर, A और जीरो B में अपॉन सर। पोल y अब a। एक B हाँ में। चलो बोल। सर मैट्रिसेस जो है ना, A B C D, दिस ए मैट्रिक्स, इसके अंदर आगे पोल्स की इंफॉर्मेशन होती है। दिस इज कॉल्ड द सिस्टम मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सिस्टम मैट्रिक्स। इसके अंदर पोल्स की इंफॉर्मेशन होती है, इससे हम सारी सिस्टम की स्टेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस इक्वेशन, ठीक है। जो लोग पहली दफा, अच्छा अब सब तुम लोग हाथ जो है ना अपने जो है ना वो मतलब ये कि वो बंदा रेस करे जिसने ये क्वेश्चन पहली दफा देखी है, जस्ट रिमूव योर हैंड्स। हाँ वो बंदा रेस करे जिसने इक्वेशन पहली दफा देखी है, ताकि मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूं। अगर तुम सबको बेसिक आइडिया है ना, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता इसके। तुम में से कौन आदमी है जो वाकई में चाहता है, और इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, कि जिसने इक्वेशन नहीं देखी है पहले अंडरग्रेड के अंदर, या जो भी उसने बेसिक उसी क्वालिफिकेशन है? सर देखिए, लेकिन फिर भी आप डिटेल में बता दें तो ज्यादा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे पास सिस्टम इक्वेशन हो गई, आउटपुट इक्वेशन है, ये सिस्टम मैट्रिक्स है। और ये जो इक्वेशन मेरे पास है, ये गौर से तुम देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज dx by dt, dx by dt, dx by dt is equal to ax plus bu। और मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बहुत बेसिक सा डायग्राम बनाता हूँ, मैं उससे पहले तुम लोगों को बात समझाता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ कि ये क्या चीज सब मैं काम कर रहा हूँ। आई हैव अ सिस्टम, मैं ट्रांसफर फंक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ आई हैव अ लीनियर सिस्टम। मैं कहता हूँ मेरे पास एक लीनियर सिस्टम है, उसके अंदर एक इनपुट है, उसको मैं कहता हूँ ut, इसको मैं कहता हूँ इनपुट सिग्नल। मेरे पास सिस्टम के अंदर कुछ स्टेट्स हैं, मैं उनको कहता हूँ लेट सपोज x1t, x2t, x3t। मेरे पास इसका मतलब ये है कि अगर 3 स्टेट्स हैं, आई अज्यूम दिस इज अ थर्ड ऑर्डर सिस्टम, और मेरे पास सिस्टम का कोई ना कोई आउटपुट है। आई हैव द आउटपुट सिग्नल विच इज yt। हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये होता है मॉडलिंग के अंदर कि द इनपुट हैज एन इम्पैक्ट on the states of the system. The input changes the states of the system, which in turn have an impact on the output. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, बाज दफा इनपुट का डायरेक्ट इम्पैक्ट भी आउटपुट पर होता है, बहुत रेयर केस में, कंट्रोल्स में जनरली नहीं होता, बाकी फील्ड्स में होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो ये हमारे पास एक वो पिक्चर है जिसको तो मतलब ये है कि ओवरऑल इस सिस्टम को हम मॉडल किस तरह करते हैं, तो ताकि तुम्हें आइडिया हो।
जी इनपुट का इम्पैक्ट आपके पास सिस्टम मतलब स्टेट्स पर है, स्टेट्स का अल्टीमेट आउटपुट आप पे आउटपुट सिग्नल पे इम्पैक्ट होता है। बाय द वे इनपुट आपके पास सिग्नल का भी डायरेक्ट वाईटी पर हो जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये सब बात जो हम कहते हैं, हम कहते हैं कि जी एक्स डॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, क्योंकि डायनेमिकल सिस्टम है, इट हैज मेमोरी, तो वो डिपेंड करती है अपनी स्टेट्स पर। मतलब जो स्टेट वेक्टर है यहाँ पे, इसका ये बहुत डिटेल मतलब होता है, लेकिन अभी बहुत बेसिक लेवल पे समझो कि एक्स डॉट जो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्टेट वेरिएबल, वो डिपेंड करती है बाकी अपनी स्टेट पर और बाकी स्टेट्स पे भी। मैं तुम्हें एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ जी प्रेशर है, एक गैस सिलेंडर है, ये पिस्टन है। ये एग्जांपल तुम मतलब ये कि ये तो मैं ऐसे ही बस तुम्हें दे रहा हूँ गैस की, तुम कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तुम्हारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इन द गैस सिलेंडर। दिस पी डॉट, अच्छा मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी नहीं लिखता, मैं कहता हूँ कि ये पी डॉट जो है ना, ये डिपेंड करती है, ये डिपेंड मतलब ये एफ का मतलब है इट डिपेंड्स, इट्स अ फंक्शन ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम। इसी तरह जो वॉल्यूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस सिस्टम, मतलब जो गैस आपके पास है, वो भी डिपेंड करती है ऑन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम। मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो स्टेट्स हैं वो डिपेंड करती हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्टेट्स डिपेंड करता है अपने पर भी और बाकी स्टेट्स पर भी। जिस तरह जैसे यहाँ पे वी डॉट है, ये अपने पे भी डिपेंड करता है और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, वो हम इस तरह करके लिखते हैं कि एक्स डॉट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर ये ध्यान में रखना, मैं इसको इस तरह करके लिखता हूँ, एक्स इज अ वेक्टर इटसेल्फ, ax plus bu, कि जी रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्टेट्स थ्रू सम मैट्रिक्स A डिपेंड्स ऑन x, थ्रू सम मैट्रिक्स है जो नहीं सिस्टम मैट्रिक्स कहलाता है, जो उसका आपके पास उसके इंटरनल डायनेमिक्स हैं। और ये आपके पास एक और मैट्रिक्स है B, और ये आपके पास उसका इनपुट है। ये जो आपके पास B मैट्रिक्स कहलाता है ना, ये आपके पास, अब ये चीज असल में बहुत सारी बुक्स में तुम्हें इस तरह नहीं मिलेगी। ये एक्चुएटर मॉडलिंग, ये बहुत रेयर बुक में इसको इस तरह लिखते हैं, ये एक्चुएटर मॉडलिंग है। ये जी इनपुट डायरेक्टली सीधी बात है, भाई पंप लगा हुआ है तो सीधी बात है मैं पानी को कंट्रोल कर रहा हूँ उसका, तो ये है कि पीछे कोई आपके पास कोई मोटर लगी हुई है, वो मोटर पे कुछ सिग्नल आप दे रहे हैं, तो वो सिग्नल उस वजह से मोटर कितना मतलब ये है कि वो मूव करती है और फिर उससे कितना पंप मतलब आपके पास वाटर फ्लो को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, जो भी है। ये वाला सारा कॉन्सेप्ट ये बी के अंदर आता है। तो ये आपके पास सिस्टम की इक्वेशन बनती है, ठीक है, दिस इज द सिस्टम इक्वेशन। तो x आपके पास स्टेट वेरिएबल्स हैं, a आपके पास सिस्टम मैट्रिक्स हो गया, x स्टेट वेरिएबल हो गया, b आपके पास जो है ना, यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं लेकिन वो नाम ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे दैट इज द इनपुट मैट्रिक्स। a सिस्टम मैट्रिक्स, b इनपुट मैट्रिक्स है। तो इनपुट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो आप इनपुट दे रहे हैं वो किस तरह आपके पास जो है ना मॉडिफाई हो रही है, इनपुट किस तरह मॉडिफाई हो रही है, मतलब ये एक्चुएटर मॉडलिंग मेरे पास हो रही है यहाँ पे। द सेकंड इक्वेशन इज, उसके अंदर वो डेरिवेटिव अब नहीं आता। सेकंड इक्वेशन इज आउटपुट इक्वेशन। ये सिस्टम का आउटपुट कैसे बन रहा है, देखो ये वाली इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, ये ब्लू लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, मैं इसको, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है। कि जी आपके पास स्टेट्स आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं और इनपुट पे उसका मतलब rate of change of the states depends on the input and their previous values। अच्छा दूसरी आउटपुट इक्वेशन आपके पास क्या है, आउटपुट इक्वेशन आपके पास बनती है y इज इक्वल टू cx प्लस du। cx प्लस du का क्या मतलब बना कि आउटपुट जो आपके पास बना, जो उसने मतलब अभी डिस्कस किया था, दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट्स एंड द इनपुट, स्टेट्स, इनपुट, आउटपुट, ये तीनों सिग्नल हैं। मैं एक चीज भूल गया जो मुझे लिखनी चाहिए थी, टी टी टी, यहाँ पर ये सारे आपके पास जो है ना, ये सब जो मैंने लिखे टी जो है ना आपके पास सब सिग्नल्स ध्यान में रखना। और जो मैंने ऑरेंज से भी कर रहा हूँ अंडरलाइन, ये सब सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम मैट्रिक्स हैं, दे आर सिस्टम मैट्रिक्स जो ऑरेंज से मैं कर रहा हूँ। और जो सारे रेड में मैंने लिखे वो सब सिग्नल्स हैं।
तो आउटपुट इक्वेशन तुम्हारी, तुम देखो गौर से, तुम देखो ये क्या बनी यहाँ पे कि आउटपुट इज फॉर्म्ड बाय दिस ग्रीन लाइन प्लस दिस ब्लू डॉटेड लाइन, इससे मेरे पास आउटपुट बनता है। तो मेरे पास यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि जी आउटपुट जो बनता है वो आपके पास स्टेट से बनता है प्लस इनपुट से बनता है। कुछ बात पूछनी है तो पूछ लो, अगर तुम लोगों को इसके अंदर कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी आएगी, हम इस पे ही काम करेंगे बहुत ज्यादा। तो ये इक्वेशंस के जो नाम है आपके पास, स्टेट वेक्टर हो गया, वो एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ द स्टेट वेक्टर हो गया, वाई आउटपुट वेक्टर हो गया, अच्छा यू इनपुट और कंट्रोल वेक्टर है। तो यहाँ तक ये सारे के सारे सिग्नल्स हो गए, दीज आर ऑल सिग्नल्स। सर हमने जितना स्टिक 1 में देखा था ये उसमें उससे ज्यादा डिटेल में जाएंगे क्या चीज? स्टिक 1 जो था सर हाँ, उससे हाँ, ज्यादा हाँ। डिटेल में जाएंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे असल में इस इक्वेशन को जो है ना, इसकी बहुत डिटेल्स हैं, मतलब इन्हीं को अगर इस पे काम किया जाए तो बहुत ज्यादा, मतलब ये कि डिस्कशन है इस पे। हम सिस्टम को मॉडल इस तरह इससे करते हैं, जब हम सिस्टम को इससे मॉडल करते हैं फिर हम सारा का सारा एनालिसिस जो है ना वो इसकी हेल्प से लेते हैं, मतलब सारा का सारा जो लीनियर अलजेब्रा का सारा जो कॉन्सेप्ट है सारे के सारे वो यहाँ पर अप्लाई होते हैं। इवन मतलब ये है कि जब हम इस सिस्टम को सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब आज मैं एक एग्जांपल पढ़ रहा था, वैसे ही जो है ना, मतलब इमेज प्रोसेसिंग के अंदर इमेज कंप्रेशन की, उसके अंदर वो लोग जो है ना, मतलब ये कि एसवीडीज यूज करते हैं। दैट्स बेसिकली नॉट अ डायनेमिकल सिस्टम, लेकिन उसकी सारी मैथ्स कम्स फ्रॉम द लीनियर अलजेब्रा। तो ये कि हम पहले इनको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद फिर हम उन सिस्टम्स को देखेंगे जो दे आर नॉट डायनेमिकल सिस्टम्स, लेकिन ये कि वो जैसे लीस्ट स्क्वायर प्रॉब्लम्स हैं, लीस्ट स्क्वायर प्रॉब्लम्स दुनिया के अंदर हर फील्ड के अंदर इस्तेमाल होते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मतलब कोई दुनिया की इंजीनियरिंग की फील्ड या नॉन इंजीनियरिंग की फील्ड उठा लो, हर जगह लीस्ट स्क्वायर यूज होता है। ऑल दैट मैथ्स आल्सो कम्स फ्रॉम द लीनियर अलजेब्रा, और वो भी हम इसके सेकंड पार्ट में कोर्स के हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, मतलब लीनियर सिस्टम्स की सारी चीज़ें। ये 4 सिग्नल्स आपके पास हो गए, ये 4 आपके पास सिस्टम मैट्रिक्स हैं। अब इन सब की मॉडलिंग है, बहुत डिटेल मॉडलिंग होती है, हम उस मॉडलिंग की तरफ नहीं जा रहे। हम ये ज़रूर देखेंगे कि ए बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है कि ए कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, और बाकी मैट्रिसेस भी हमारे पास लीनियराइजेशन का प्रोसेस है, हम उससे निकालेंगे। वो प्रोसेस सारा का सारा आप आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर देखेंगे इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह। बहरहाल ये आपके पास जी जी सर, ये जो सिस्टम मैट्रिक्स है ये हम इक्वेशन से निकालते हैं, मतलब जो हमारे पास कोई सिस्टम होता है असल में ये इसके बहुत मेथड्स हैं निकालने के। इसके डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट्स सपोज आपने डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडलिंग की, डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडलिंग करने के बाद जब आपने जो है ना उसका ट्रांसफर फंक्शन बनाया, तो ट्रांसफर फंक्शन जो आपके पास है उसके पोल्स जो होते हैं ना उससे आप सिस्टम मैट्रिक्स डायरेक्ट बना सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की आपने आइगन वैल्यूज निकालनी, आइगन वैल्यूज से आप डायरेक्ट ए बना सकते हैं। तो ये कि देयर आर मेनी डिफरेंट मेथड्स टू फॉर्म ए। आपने एक नॉन लीनियर सिस्टम की मॉडलिंग की, एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, तो ये कि उसके बाद उसको लीनियराइज कर दिया, उससे भी आप ए मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द पोल्स। ये सारी की सारी जो आपके पास उसकी डायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो ए के अंदर होती हैं। तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं निकालने के, ठीक है। वी मूव ऑन, इस हम एग्जाम्पल को देखते हैं और फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं। ये अंडरग्रेड में तो इसको मैं बहुत डिटेल में पूरे लेक्चर में जो है ना मतलब 50 मिनट में समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत डिटेल एग्जाम्पल है। आप लोग सारे ग्रोन अप्स हो, कोई ऐसा मसला नहीं है इंशाल्लाह। ये दिस इज फ्रॉम नॉर्मन नाइस, बैठ के इसको खुद भी देख लेना, मैं इसका बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ, इसको बैठ के डिटेल में सॉल्व करना। दिस इज फ्रॉम नॉर्मन नाइस, मतलब ये बुक का नाम है, और ये कि दैट इज कंट्रोल इंजीनियरिंग, पता नहीं कोई इसी तरह उसका नाम है बुक का, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग या कंट्रोल इंजीनियरिंग अक्सरों के पास होगी भी यहाँ पे पीडीएफ। तो ये है कि ये उसमें से है, और यहाँ पे उसने क्या एग्जांपल दी है कि गिवन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ऑफ फिगर 3.5, दिस इज चैप्टर 3 इन नॉर्मन नाइस, फाइंड अ स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन इफ द आउटपुट इज अ करंट थ्रू द रेजिस्टर। वो कहता है कि जी मेरे पास यहाँ पर लेट्स सपोज मैं इसको इरेज कर देता हूँ इस चीज़ को, और कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग बाय नॉर्मन नाइस। हाँ, तो ये बुक का नाम है कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग बाय नॉर्मन नाइस ना। तो इसमें से आप देख लेना आप डिटेल इसको, मैं इसकी बेसिक चीज बात समझा देता हूँ, और बैठ के इसको आप मॉडलिंग इसकी खुद देखना है, क्योंकि ये आपको समझ में आनी चाहिए कि मॉडलिंग इसने की कैसे है। यहाँ पे इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, तो ये तो पक्की बात है कि भाई इसके अंदर 2 एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बनेगा, 2 एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स। और आपके पास ये है कि इसके अंदर 2 पोल्स होंगे सिस्टम के अंदर, इट्स अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम।
ये सब बातें सेम है, ठीक है। और इसकी दो स्टेट्स होंगी, इट विल हैव टू स्टेट्स। उसने कहा कि जी Vt इज द इनपुट वोल्टेज अप्लाइड, L इंडक्टर हो गया, R रेजिस्टर है, C कैपेसिटर है, और वोल्टेज, अच्छा यहाँ पे वोल्टेज उसने बाकी किसी का नहीं लिखा, उसने कहा करंट थ्रू द इंडक्टर इज IL एंड थ्रू द कैपेसिटर इज IC एंड थ्रू द रेजिस्टर इज IR। अब वो ये कहता है कि जी मेरे पास फाइंड अ स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन इफ द आउटपुट इज द करंट थ्रू द रेजिस्टर। तो सबसे पहले उसने कहा कि जी आउटपुट जो है ना वो करंट थ्रू द रेजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ कि जी वो पहली बात तो उसने की कि भाई ये मेरा आउटपुट है, बाकी मुझे किसी से इंटरेस्ट नहीं है, तुम जो भी स्टेट वेरिएबल्स लो, तुम्हें जो काम करना है करो, सिस्टम का इनपुट इज Vt जो चेंज हो रहा है, और आपके पास ये RT है। तो अगर मैं सिर्फ पहली लाइन इसका स्टेप 1 पढ़ूं तो आपको एक मॉडल बना के दिखाता हूं कि मॉडल बेसिक बनेगा कैसे। लेबल ऑल ऑफ द ब्रांचेस इन द नेटवर्क, दिस इंक्रीज इनटू दिस IL और IR और IC, ये सब का आपके पास हो गया। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट कि जी उसने कहा कि जी मेरे पास VC और IL जो है ना, VC और IL मेरे पास स्टेट्स हैं, VC और IL ये मेरे पास स्टेट्स हैं। तो मैं यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ इसको कि जी वो ये अज्यूम कर रहा है, अजम्पशन यहाँ पे VC and IL are the states of my system। आप कुछ और भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन दो चाहिए, एक उसने इंडक्टर की लिया और एक उसने मतलब ये कि कैपेसिटर का लिया। तो जब मैं अपना ये सिस्टम लिखना शुरू करूंगा, x डॉट इज इक्वल टू AX प्लस BU एंड y इज इक्वल टू CX प्लस DU, तो मेरे पास सिस्टम की स्टेट्स कितनी हैं? मेरे पास दो स्टेट्स हैं, मेरे पास एक VC डॉट है और एक IL डॉट है। ये मेरे पास सिस्टम मैट्रिक्स हो गया A, मेरे पास स्टेट्स हो गई VC और IL, प्लस ये मेरे पास B हो गया, और ये मेरे पास U है। U इज द इनपुट। तो इनपुट यहाँ पर क्या है? इनपुट मेरे पास सप्लाइड वोल्टेज है, दैट इज दिस। मेरे पास ये जो सप्लाइड वोल्टेज है इज द इनपुट सिग्नल। आगे वो कहता है व्हाट इज माय आउटपुट इक्वेशन। आउटपुट के अंदर उसने क्या बोला? आउटपुट इक्वेशन मेरे पास, आउटपुट मेरे पास उसने पहले कह दिया था कि जी IR मेरे पास जो है ना आउटपुट है, IRT जो है ना ये मेरे पास आउटपुट है, मेरे पास IRT इज माय आउटपुट सिग्नल इज इक्वल टू, दिस इज अ C मैट्रिक्स, और मेरे पास स्टेट्स क्या है? मेरे पास स्टेट्स वही हैं VC और IL, जो कि मेरे पास ये आ गई, प्लस D कोई मैट्रिक्स है, और U मेरे पास क्या है? दैट इज द इनपुट सिग्नल, द वोल्टेज। तो मेरे पास ये इनिशियल इंफॉर्मेशन मैं एस्टैब्लिश कर सकता हूँ। जिसके बाद मुझे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मुझे डायमेंशंस को देखना पड़ता है। तो डायमेंशंस को मैच करना बहुत लाजमी है। वो डायमेंशंस को मैं क्विकली आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि वो आप किस तरह करते हैं। सारा मैट्रिक्स अलजेब्रा है और कुछ नहीं है। मेरे पास आउटपुट है यहाँ पे 2 रोज एंड 1 कॉलम, मेरे पास ये भी 2 रोज एंड 1 कॉलम, और ये भी 1 क्रॉस 1 है, क्यों मेरे पास स्केलर सिंगल स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज द इनपुट। तो मेरे पास मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए? क्योंकि मुझे ये पता है कि आउटपुट मेरे पास 2 क्रॉस 1, तो ये आपके पास 2 क्रॉस 1 होना लाजमी है, जिसपे मैंने कर्ली ब्रैकेट बनाया। इसको भी 2 क्रॉस 1 होना लाजमी है, क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड। तो यहाँ पर मेरे पास होगा 2 क्रॉस 2। ये 2 क्रॉस 2 क्यों होना लाजमी है? क्योंकि दिस डायमेंशन मस्ट मैच व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग, और मेरे पास आउटपुट पे ये आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बेसिक्स है। इसी तरह मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है उसका साइज मेरे पास होना चाहिए 2 क्रॉस 1, बिकॉज दीज टू मस्ट बी सेम व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग 2 मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स का आउटपुट होता है वो आपके पास इसके आउटर डायमेंशंस होते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिक एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि आप लोग इस नोट्स को देखो तो समझ जाओ, जिनके लिए मसला हो रहा है ये
कि जी अगर मेरे पास B जो है ना मेरे पास M क्रॉस R है, तो मेरे पास C को जो है ना R क्रॉस N है अगर, then A is M क्रॉस N. These must be same. और ये मेरे पास ये डायमेंशन होता है और ये मेरे पास ये वाला डायमेंशन होता है, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल बेसिक लीनियर अलजेब्रा मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो मुझे जो है ना वो A का डायमेंशन मुझे अंदाजा हो गया 2 क्रॉस 2 है, B का डायमेंशन 2 क्रॉस 1 है। इसी तरह अगर मैं C के डायमेंशन में मैं जाऊं तो C का डायमेंशन मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास 2 क्रॉस 1 है, 2 क्रॉस 1 दिस इज 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 1। तो ये मेरे पास होगा 1 क्रॉस 2 एंड 1 क्रॉस 1। These two must be same। और ये आउटपुट मेरे पास बना 1 into 1 1 into 1 these two must be same and the output is 1 cross 1। बहरहाल ये डायमेंशंस अगर आपके पास सिस्टम का मैट्रिक्स का इनपुट अगर चेंज हो गए या आपके पास नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स चेंज हो गया तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि भाई ये डायमेंशन चेंज कैसे होंगे। ये सब बेसिक मैथ्स ये करने के बाद ये मुझे अंदाजा हो गया कि मेरा सिस्टम का स्ट्रक्चर इस तरह करके कुछ बनेगा। जब सिस्टम का स्ट्रक्चर इस तरह करके कुछ बनेगा मैं पहले वो स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। फर्दर एक्सपैंडिंग दिस इक्वेशन ये मेरे पास VC डॉट IL इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे देखो एक चीज लिखता हूँ मैं यहाँ पे, मेरे पास 4 एंट्रीज हैं, यहाँ पे 2 एंट्रीज हैं। मेरे पास एंट्रीज हैं आपके पास आगे A11 A12 A21 A22 P1 P2। तो मेरे पास VC डॉट आपके पास क्या बनेगा, VC डॉट मेरे पास बनेगा A11 इंटू VC and A12 into IL। So this is A11 into A11 into VC plus A12 into IL और IC डॉट इज इक्वल टू, अब ये A11 A12 की वैल्यूज आपको डिटरमिन करनी है। ये मैं इसलिए सब सॉल्व कर रहा हूँ ताकि भाई अगर कोई मैकेनिकल सिस्टम हो, कोई और न्यूमेटिक सिस्टम हो, कोई दुनिया का सिस्टम हो, तो आप इस तरह ही सॉल्व करते हैं और इसी तरह करके जो है ना आप मतलब ये ए मैट्रिक्स को निकालते हैं बेसिक मेथड से। A21 VC और A22 आपके पास IL। इस इक्वेशन को यू सॉल्व दीज इक्वेशंस, यू डिटरमिन द वैल्यू A11 A12 A21 A22, आपके पास A आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, मुझसे गलती हो गई, ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है। प्लस B1 VT प्लस B2 VT, तो ये आपके पास कंप्लीट सिस्टम इक्वेशन है। ये सिस्टम इक्वेशन है जो ये लिखी हुई है यहाँ पे और इसको मैंने लिख दिया। इसी तरह तुम्हारे पास आउटपुट इक्वेशन को तुम लिखोगे। आउटपुट इक्वेशन कैसे बनेगी, IRT इज इक्वल टू, यहाँ पे C के 2 एलिमेंट्स होंगे। C के 2 एलिमेंट्स आपके पास कौन से होंगे, C1 C2 और यहाँ पे आपके पास D1 है। तो दिस IRT इज इक्वल टू C1 VC प्लस C2 IL प्लस D1 VT। You have to solve these two equations और फिर उसके बाद जो है ना जब आपकी वैल्यूज मिलेंगी आपको तो फिर आपके पास जो है वो क्या बोलते हैं ABCD चारों मैट्रिक्स की वैल्यूज आपके पास बन जाएंगी। तो यू हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, ठीक है। ये इक्वेशन आप सॉल्व कैसे करेंगे, वो यहाँ पे इसने फिर जो है ना मतलब ये बेसिक उसने KCL KVL लगाया और कुछ भी नहीं किया है। उसने कहा ये 2 आपके पास जो हैं सब ने बेसिक लीनियर सर्किट एनालिसिस सबने पढ़ा है, सबको अंदाजा है। C dVC by dt IC, ये आपके पास कैपेसिटर वोल्टेज और करंट का रिलेशन है और इंडक्टर का L di by dt इज इक्वल टू VL, ये आपके पास इंडक्टर का बेसिक रिलेशन है, ठीक है। अब वो यहाँ पे कहता है कि जी इन रिलेशंस को देखकर और आपके पास उसने बेसिक, अब यहाँ पे उसने करंट्स को देखा, फिर उसने जो है ना यहाँ पे आके KVL लगाएगा और आगे फिर जो है ना वो इक्वेशंस फॉर्म करेगा और यहाँ से फिर वो मैट्रिक्स बनाएगा। तो दिस इज योर असाइनमेंट, इसको बैठे गौर से इसको देखना, ये सारे कॉन्सेप्ट को इसने कैसे किया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी लेक्चर को एंड करता हूँ। आई विल
और ये मतलब दिस यू हैव टू डू दिस, मतलब ये सब प्रैक्टिस को करना। नहीं समझ में आया मुझसे व्हाट्सएप पे, और ये है कि अगले लेक्चर में पूछना है, बेहतर ये है कि व्हाट्सएप पे मुझसे डिस्कस कर लेना कि किस तरह क्या हुआ, लेकिन दिस इज योर ड्यूटी। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं सारी। तो 12 सितंबर वी एंड हेयर, ठीक है। कोई बात तुम लोगों को पूछनी है तो पूछ लो। सर ये सर नेक्स्ट लेक्चर यूनिवर्सिटी में होगा? कुछ पता नहीं है, अब हमारे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको बता देंगे। अभी ये कि इसमें पार्टिसिपेंट्स जो है ना, असल में मुझे पिछली दफ़ा भी अटेंडेंस लगाने में वो हुआ था, जब भी जो है ना मेरे हिसाब से 13 पार्टिसिपेंट्स अभी भी जो मैंने इमेज लिया था उसमें। आई होप आप लोग जो है ना वो, लेट मी टेक दिस, ठीक है, इसके अंदर मेरे साथ सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, 12 बंदे, तो उनकी अटेंडेंस में लगा दूंगा। आप में से अभी कोई जो है ना अगर इसमें मौजूद है अभी, और वो अगर यहाँ पे उसका पार्टिसिपेंट्स में नहीं आ रहा तो मुझे बता दो, ठीक है। तो कोई बात आपको नहीं पूछनी तो दैट्स फाइन, आई विल फिनिश दिस लेक्चर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।